हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम करने वाले बेटा T19 के बॉटनी के सॉल्यूशन। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एसरसन बोल रहा बेटा, एपोमिक्सिस इज फॉर्म ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सही बात है बच्चों, दैट मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। असंग जनन अलैंगिक प्रजनन का एक रूप है जो लैंगिक प्रजनन की नकल करता है। बच्चों सुनिए, इन जनरल देखा जाए तो सीड का फॉर्मेशन बच्चों फर्टिलाइजेशन से होता है, लेकिन कुछ फैमिलीज लाइक जैसे एस्टेरेसी और ग्रासेस के अंदर बिना फर्टिलाइजेशन के भी सीड का फॉर्मेशन होता है, जिसे अपन एपोमिक्सिस कहते हैं। और चूंकि असंग जनन को अलैंगिक जनन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बच्चों बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना गेमिट के भी बीज का निर्माण हो रहा है और लैंगिक प्रजनन की नकल करता है। इसका मतलब ये है कि देखो, बीज लैंगिक प्रजनन के बाद भी बीज ही बनते हैं और असंग जनन के बाद ही बीज बन रहे बेटा। तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही है कि आपका जो असंग जनन है वो अलैंगिक प्रजनन होते हुए भी बेटा लैंगिक प्रजनन की नकल कर रहा है, मतलब इससे भी बीज बनते हैं। तो आपका पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चों? सही हो जाएगा, यानी कि असर्शन सही हो गया। एपोमिक्सिस इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ सीड विद द फ्यूजन ऑफ गैमिट। गलत हो जाएगा बच्चों। एपोमिक्सिस के द्वारा जो बीज बनते हैं उस दौरान आपका कोई गैमिट फॉर्मेशन नहीं होता, मतलब असंग जनन में युग्मकों के संलयन के द्वारा बीज उत्पादन शामिल है। ये गलत हो जाएगा बच्चों। कथन सही है बेटा आपका, लेकिन कारण असत्य है। आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। एसरसन प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट इज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। गलत हो जाएगा बच्चों। प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट को अपन फिजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हम फिजिकल मेथड्स का यूज करते हैं, भौतिक विधियों का यूज करते हैं जैसे फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। तो आपका कथन यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा बच्चों। दूसरा पढ़ते हैं, रीजन बायोगैस इन एसटीपी इज प्रोड्यूस इन सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। गलत हो जाएगा बच्चों। आपकी जो बायोगैस होती है वो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर यानी कि अवायवीय आपक संपाचित्र में बनती है, ना कि सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में। तो ये भी गलत हो जाएगा बच्चों। कथन कारण दोनों ही असत्य हैं। बोथ एसर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। बोथ एसर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। आपका यहाँ पर फोर्थ स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चों? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। देखते बेटा क्वेश्चन नंबर 3। इन लॉजिस्टिक ग्रोथ एज द वैल्यू ऑफ एन अप्रोच के द वैल्यू ऑफ डी एन बाई डी टी गोज ऑन। संभाव्य या लॉजिस्टिक वृद्धि वक्र में जैसे जैसे एन का मान के मान तक पहुंचता है तब ए डी एन बाई डी टी का मान कितना होगा? तो बच्चों एक इक्वेशन आपको पता है, डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन इंटू के माइनस एन अपॉन के। बच्चों क्या मैं के माइनस एन अपॉन के को 1 माइनस एन अपॉन के भी लिख सकता हूँ क्या बच्चों? चलो सर लिख सकते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होगा। बेटा हमको बोल रहा है क्वेश्चन की एन की वैल्यू के बराबर हो गई, तो कहीं ना कहीं इनकी वैल्यू का मान हो गया 1 और 1 में से 1 जाएगा तो 0, मतलब ये पूरा क्या हो गया बच्चों? 0 हो गया। और 0 से जब आर एन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 0। तो बच्चों के की वैल्यू जब एन के बराबर पहुंचेगी तो उस दौरान आपकी जो ग्रोथ रेट होती है वो डिक्लाइन हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है या घट जाती है। तो आपका आंसर आ जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्लाइनिंग ऑर्डर। तो आपका यहाँ पर आंसर बनेगा बेटा थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक अमीनो एसिड। बच्चों एरोमेटिक अमीनो एसिड के एनसीईआरटी में 3 एग्जांपल दिए हैं, टायरोसिन, फिनाइल एनालिन और ट्रिप्टोफेन। तो देख लेते हैं। यहाँ पर पहला थ्रियोनिन दिया है, दूसरा टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन, फिनाइल। तो ये तीनों तो एरोमेटिक हो जाएगा। आपका थ्रियोनिन एलिफेटिक अमीनो एसिड है बच्चों। आंसर बनेगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। The major conduit for energy flow in terrestrial ecosystem and aquatic ecosystem respectively is via। स्थलीय और जलीय पारितंत्र में क्रमशः ऊर्जा का प्रवाह क्रमशः मुख्यतः किसके द्वारा होता है? बच्चों आप सबको पता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्थलीय पारितंत्र के अंदर मुख्य ऊर्जा प्रवाह डीएफसी के द्वारा होता है बेटा, और जलीय पारितंत्र में मुख्य ऊर्जा प्रवाह जो होता है वो जीएफसी के द्वारा होता है। तो यहाँ पर आपका क्रमशः पूछ रहा है, तो स्थलीय के अंदर आ जाएगा बेटा आपका डीएफसी और जलीय पारितंत्र में जीएफसी, यानी क्रमशः डीएफसी और जीएफसी के द्वारा। आंसर आ जाएगा आपका बेटा सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। चलिए असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर द रीजन विच पोजेस हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस। सही बात है। हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म भी होगा एंड द ग्रेट लॉस ऑफ हैबिटाट। ये भी बेटा देखो, बायो हॉटस्पॉट कहते किसे हैं? 3 चीजें फुलफिल होनी चाहिए। नंबर 1 वहां पर डाइवर्सिटी ज्यादा होनी चाहिए, नंबर 2 वहां पर एंडेमिज्म ज्यादा होना चाहिए, और नंबर 3 वहां पर एक वो त्वरित आवासीय क्षति के क्षेत्र भी होने चाहिए। बच्चों हिंदी में पढ़ लेते हैं। जैविकता हॉटस्पॉट वे क्षेत्र जिनमें उच्च स्तर की प्रजातियों की समृद्धि होती है, उच्च स्तर की स्थानिकता होती है और आवास की अत्यधिक क्षति भी पाई जाती है, इसलिए उनका अपन कंजर्वेशन करते हैं। कथन आपका बिल्कुल सही है। हॉटस्पॉट कम्स अंडर XC2 मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन। बच्चों हॉटस्पॉट संरक्षण बाह्य स्थानीय विधि के अंतर्गत आते हैं। गलत हो जाएगा बेटा। हॉटस्पॉट आपके इन सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। तो आपका यहाँ पर कथन बच्चों सही है और आपका कारण क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा।
तो आपका assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है, आंसर आ जाएगा बट आपका थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, रेफर द बॉटनिकल नेम ऑफ व्हीट ट्रिटिकम एस्टिवम एंड आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच करेक्टली डिस्क्राइब इट। गेहूं का वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है, देखें और उस कथन की पहचान करें जो इसका सही वर्णन करता है। मैं हिंदी में पढ़ता हूँ बच्चों इसको। दूसरा शब्द वंश को संबंधित है और एक छोटे अक्षर शुरू होता है। दूसरा शब्द बेटा जाति का या स्पेसिफिक एपिथेट्स का होता है। दोनों शब्द क्रिटिकम एस्टिवम जाति संकेत पद को दर्शाते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। जाति संकेत पद यानी कि स्पेसिफिक एपिथेट को कौन दर्शाता है बच्चों, एस्टिवम दर्शाता है। पहला शब्द ट्रिटिकम है जो वंश को दर्शाता है, सही बात है, और बड़े अक्षर से शुरू होता है, ये बच्चों सही हो जाएगा। देखिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर दो वर्ड होते हैं, पहला वंश का, दूसरा आपका स्पेसिफिक एपिथेट का। स्पेसिफिक एपिथेट और वंश ये दोनों मिलकर किसी स्पीशीज को डिनोट करते हैं बच्चों। और आपका जो वंश होता है उसका पहला जो वर्ड होता है वो कैपिटल होता है और स्पेसिफिक एपिथेट का पहला वर्ड स्मॉल लेटर होता है। तो आपका यहाँ पर थर्ड आंसर आ जाएगा। थर्ड बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, कंटेजियम वाइवम फ्लूडियम और ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसने बताया था बेटा? आप सब बच्चों को पता है ओमनिस सेलुला ई सेलुला आपके रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में बताया था, जिसका मतलब होता है कि आपकी नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होता है। और कंटेजियम वाइवम फ्लूडियम आपका बताया था एम.डब्ल्यू. बिजरेनिक ने। तो देखिए यहाँ पर क्रमशः बताना हमको, तो बिजरेनिक एंड विर्चो आंसर बनेगा बेटा आपका सेकंड। नेक्स्ट चलिए, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड, स्तंभ 1 का मिलान स्तंभ सेकंड से कीजिए। होमोसेपियंस, होमोसेपियंस आपके डिनोट करता है बच्चों, अच्छा ठीक है, होमोसेपियंस की क्लास हो जाएगी बच्चों यहाँ पर मेमिलिया, ओके। मस्का डोमेस्टिका जो होगा आपका वो इंसेक्टा क्लास से होगा। मेंजीफेरा इंडिका आपका बेटा डाइकोट है, डाइकोट क्लास का होगा। ट्रिटिकम एस्टिवम की जो क्लास होगी वो होगी बेटा आपकी मोनोकोटलीडनी होगी। तो मिला के देख लीजिए, ए में आ रहा है सेकंड, ठीक है, ए में सेकंड हो गया, बी में 4, ए में सेकंड, बी में 4 कहाँ आ रहा है 2 और 3 में, सी में आ जाएगा फर्स्ट, सी में फर्स्ट, ए में सेकंड, बी में 4, सी में फर्स्ट और डी में आ रहा है थर्ड। बेटा आपका आंसर बनेगा यहाँ पर 3। चलिए नेक्स्ट। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आयु बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग मॉक टेस्ट 19 में जूलॉजी पार्ट का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास में आ रहा है 10। देखिए जूलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा है हरित क्रांति को लेके। तो पूछा है यहाँ पे कि द ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सीडेड इन द ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई, यानी कि हरित क्रांति के द्वारा खाद्य आपूर्ति में 3 गुनी वृद्धि में सफलता मिलने के बावजूद भी मनुष्य की बढ़ती जनसंख्या का पेट भर पाना संभव नहीं हो पा रहा था। तो ये जो उत्पादन में वृद्धि हुई थी हरित क्रांति में, जो फूड सप्लाई ट्रिपल हो गई थी ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन, ये किस वजह से हुई थी? तो पहला रीजन बोल रहे हैं कि क्या ये इंप्रूव्ड क्रॉप वैरायटी की वजह से हुई थी। सही बात है बच्चों। आप जानते हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी ने अलग अलग वीट की वैरायटीज को क्रॉस कराया था, जिससे अच्छी हाई यील्डिंग वैरायटी, उन्नत किस्में पैदा हुई थी जिनकी पैदावार ज्यादा थी। तो ये बात तो सही है बच्चों। बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस, यानी कहने का मतलब है कि उत्तम प्रबंधकीय व्यवस्था, हाँ ये बात भी सही है। सुटेबल इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का यूज किया था, साथ ही साथ उसकी व्यवस्था की थी अच्छी तरह से कि भाई जो भी क्रॉप उग रही वो नुकसान उसका ना हो, उसका डैमेज ना हो, उसको बचा के रखा जाए, जिससे जो लॉस होता था वो बच गया। फिर तीसरी बात कह रहे हैं कि एग्रोकेमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड का यूज किया। ये बात भी बच्चों सही है कि कृषि रसायन का उपयोग किया। कृषि रसायन का उपयोग करने से जो कीटनाशक थे उनका यूज करने से कीट मर गए, जिससे पैदावार थोड़ी सी बढ़ गई, जो लॉस होता था वो नहीं हुआ। तो ये बात तो तीनों ही बच्चों सही हैं, इस वजह से आंसर ए बी सी यानी कि हमारे पास में फोर्थ आंसर आना चाहिए। ठीक है बच्चों, इजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट, सही स्तंभों का मिलान करना है बच्चों, मैचिंग खेलना है। चलिए देखिए बच्चों, सबसे पहले बायो पेटेंट। बायो पेटेंट की बात करें तो उसको रेगुलेट करता है जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, यानी आनुवंशिक अभियांत्रिकी संस्तुति समिति जो होती है वो जैव एकत्व का नियंत्रण करती है। उसके अलावा ह्यूमन इंसुलिन की बात करें तो ह्यूमन इंसुलिन बच्चों आप जानते हैं ई कोलाई से मिलता है, ठीक है ना। उसके अलावा बात करें अगर हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, तो हमने आरएनए इंटरफेरेंस पढ़ रखा है। एडीए डिफिशियंसी को जीन थेरेपी से सही करते हैं। इम्फाइसिमा के ट्रीटमेंट के लिए अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का प्रयोग करते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। आइए फिर से देख लेते हैं। एडीए की कमी तो किससे सही करोगे? जीन चिकित्सा से सही कर सकते हो, ठीक है बच्चों। अगर वात स्फीति का उपचार करना है तो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन से कर सकते हो। पीड़क प्रतिरोधी तंबाकू के पौधे के बारे में आपने बायोटेक्नोलॉजी सेकंड वाले पार्ट में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि आरएनए अंतरक्षेप का यूज करते हैं और मानव इंसुलिन को ई कोलाई से बनाया गया था। तो इसके बेसिस पे हम ऑप्शन मैच करा लेंगे। तो देखिए ए का हो जाएगा थर्ड, बी का हो जाएगा फर्स्ट, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट। यहाँ पे एक ही ऑप्शन में है ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा। एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ई का फोर्थ आएगा और डी का हमारे पास में आ जाएगा सेकंड। तो ई का फोर्थ है, डी का सेकंड है, यहाँ पे भी ये फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर रहा है। ठीक है बच्चों, इजी क्वेश्चन था। मैचिंग वाले क्वेश्चन से फायदा ये होता है कि आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाता है।
चलिए बच्चों ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एसर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने बच्चों आ चुका है। देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि देयर द एस्टिमेटेड 20,000 यानी कि लगभग भारत में चावल की 20,000 किस्में, जो कि महागलत बात है बच्चों। एनसीईआरटी में तो 2 लाख किस्में लिखा हुआ है वहां पे, ठीक है ना बच्चों। फिर बासमती राइस जो होता है वो डिस्टिंक्ट होता है यूनिक अरोमा और फ्लेवर के लिए, और 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटी बासमती की इंडिया में ग्रो करती है। ये बात तो एनसीईआरटी में भी दी हुई है, सही बात है बच्चों कि भारत में बासमती चावल अपनी 27 किस्मों द्वारा पहचान उगाया जाता है और ये अपनी अनूठी सुगंध और स्वाद के लिए मशहूर होता है। ये बात तो सही है, तो एसर्शन गलत है, रीजन सही है। तो एसर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, कथन गलत है, कारण सही है। आंसर हमारे पास में 4th आ जाएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 का। बच्चों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फिर से हमें मैचिंग खेलना है। एनिमल किंगडम का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैचिंग करते हैं इसमें। आइए, लिखा हुआ है एम्फिऑक्सिस, इसे ब्रैंकियोस्टोमा भी कहते हैं। पेट्रोमाइजोन जानते हैं आप, लैम्प्रे होता है। ट्राइगोन को स्टिंगरे कहते हैं और मिक्सिन को हैगफिश कहते हैं। आप फिर से देख लीजिए, एम्फिऑक्सिस को ब्रैंकियोस्टोमा कहते हैं, पेट्रोमाइजोन को लैम्प्रे कहते हैं, ट्राइगोन को स्टिंगरे कहते हैं, मिक्सिन को हैगफिश कहते हैं। तो बेटा ए का आ जाएगा 5 और डी का आ जाएगा 1। ए का 5 यहां पर, डी का 1 यहां पर है, तो यानी ये 4th ऑप्शन हमारा यहाँ पे मैच कर रहा है, ठीक है। इस तरह से फटाफट से हम निकाल सकते हैं। चलो बाकी भी मैच कर लेते हैं। बी का 2nd और सी का 3rd आना चाहिए, तो बी का देखिए 2nd और सी का भी 3rd आ रहा है। करेक्ट ऑप्शन मैच किया बच्चों, बहुत अच्छा इजी क्वेश्चन था। एनिमल किंगडम के आपके फिशेस वाले पार्ट को अच्छे से आपने रिवाइज कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का कह रहा है बच्चों, इन अ डायहाइब्रिड क्रॉस मेंडल हैज यूज्ड 2 सच कैरेक्टर्स व्हिच वर लिंक्ड। चलो मान लो ऐसा बोल रहे हैं, एक पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि अगर मेंडल ने जो द्विसंकर संकरण कराया था और बाई चांस वो 2 ऐसे लक्षण ले लेते जो कि एक ही क्रोमोसोम पे या एक ही गुणसूत्र पे होते, तो वो आपस में लिंक्ड होते। समझ में आ गई बात। तो भाई जो आपस में संलग्न होते तो उन्हें किस आधार पर परिणामों को समझाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता। यानी अगर लिंक्ड जीन्स या लिंक्ड कैरेक्टर्स की स्टडी करते तो वो कौन सा नियम नहीं समझा पाते। तो भैया क्या वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं समझा पाते, इसके बारे में तो उनको पता भी नहीं था। लॉ ऑफ मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस, इसके बारे में उन्होंने कुछ बताया नहीं था। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, हाँ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होता अगर जीन्स लिंक्ड होते। बेटा लिंक्ड जीन्स इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करते, इस वजह से ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नियम नहीं दे पाते। अर्थात F2 पीढ़ी में इन्हें 9:3:3:1 का जो अनुपात है वो नहीं मिल पाता। पैतृक अनुपात कुछ ज्यादा मिलता, रिकॉम्बिनेंट कुछ कम मिलते। प्रभाविता का नियम तो ये बता देते क्योंकि फर्स्ट जनरेशन से F1 पीढ़ी में लॉ ऑफ डोमिनेंस आ जाता। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये तो मतलब इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो आंसर तो ये नहीं माना जाएगा। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ही आंसर माना जाएगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव अगर पड़ता जिसको ये समझाना पाते वो होता स्वतंत्रता का अपरिवहन। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन में आते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहे हैं बेटा कि एक टॉल प्लांट था जिसमें राउंड सीड है, ठीक है। तो जीनोटाइप दिया है हमने यहाँ पे लिख लिया कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, ठीक है बच्चों। एक लंबे गोल बीज वाले पौधे का संकरण बौने और झुर्रीदार बीज से कराया, तो इसका क्रॉस करा रहे हैं बौने पौधे से स्मॉल टी और झुर्रीदार का मतलब बच्चे स्मॉल आर। इजी क्वेश्चन है बच्चों। तो F1 पीढ़ी में लंबे और गोल बीज वाले पौधे बनते हैं। आओ चेक कर लेते हैं भाई क्रॉस कराने पे। यहां से कैपिटल टी आ जाएगा, यहां से एक स्मॉल टी आ जाएगा, यहां से कैपिटल आर आ जाएगा, यहां से स्मॉल आर आ जाएगा। तो जो पौधा बनेगा वो F1 जनरेशन में ये बनेगा, तो ये लंबा भी होगा और गोल बीज वाला होगा। तो F1 पीढ़ी में लंबे गोल बीज वाले पौधे बनते हैं। लैंग्वेज तो बिल्कुल फिट है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल सही बता रहा है। कह रहा है F2 पीढ़ी में बौने पौधे कितने होंगे। F2 पीढ़ी में बौने पौधे कितने होंगे। आप जानते हैं F1 में करा दोगे सेल्फिंग तो क्या आ जाएगी बच्चों F2 पीढ़ी। तो सेल्फिंग कराने के लिए गैमीट्स बनाते हैं। आओ चलो आपको करके दिखाते हैं इसको एक बार, ठीक है ना। एक बार इसको करके दिखाते हैं, देखिए ध्यान से। एक काम करता हूं मैं सीधे गैमीट्स बना के आपको शॉर्ट वे में समझाता हूँ, ट्रिकी वे में समझाता हूँ, क्योंकि हमारे पास बेटा ना नीट में इतना टाइम नहीं होता कि हम इसको अच्छे से करें, बट हम समझा रहे हैं आराम से, तो इसको समझिए ध्यान से। देखिए यहाँ पे जब गैमीट बनाओगे तो F1 जनरेशन का कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर ये हमारा जीनोटाइप है। इसमें सेल्फिंग करानी तो आप जानते हैं इसकी गैमीट जो बनेंगे वो 4 टाइप के बनेंगे। एक बनेगा कैपिटल टी कैपिटल आर, फिर बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल आर, फिर बनेगा स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर। ये 4 टाइप की आपकी सीट्स बनेंगे। अच्छा ये बताओ इसमें जो रेशियो आता था वो आता था 9:3:3:1। बताओ टॉल और राउंड कितने हैं 9, टॉल और रिंकल्ड कितने हैं 3, डॉर्फ राउंड कितने हैं 3, डॉर्फ और रिंकल्ड कितने हैं 1। अब पूछा डॉर्फ प्लांट कितने बनेंगे, कितने पौधे जो होंगे डॉर्फ होंगे F2 में। तो F2 पीढ़ी में डॉर्फ देखो यहाँ पे इसमें डॉर्फ आ रहा है, इसमें डॉर्फ आ रहा है, तो ये दोनों तो डॉर्फ पौधे होंगे और ये दोनों क्या हो जाएंगे टॉल। तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। इस तरह से शॉर्ट ट्रिक समझिए
4 प्लांट हमें टोटल ऐसे मिलेंगे जो ड्वार्फ होंगे, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको मैं और इलेबोरेट करके भी समझा सकता हूँ, बट वो आपको क्लास में समझाया गया है, ठीक है ना। इसलिए शॉर्ट वे में समझिए बच्चों यहाँ पे, और अच्छे से डिटेल समझने के लिए आपको फिर आके डिस्कस करना पड़ेगा। तो अभी टाइम कम है अपने पास में, सोल्यूशन एक ट्रिकी वे में होता है, आपने क्लास में सब कुछ पढ़ रखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता तो आप सोचेंगे आपको 2 मिनट की वीडियो में समझ में आ जाएगा, तो शायद आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये सॉल्यूशन है हमारे पास इस क्वेश्चन का, टाइम कम है, हम लोग आगे चलते हैं बच्चों। तो हमने इस तरह से F1 जनरेशन निकाली, F1 में सेल्फिंग कराएंगे तो पहले गैमेट बनाने पड़ेंगे, और हम जानते हैं जैसे कि वहां पे राउंड येलो वाला एक्सपेरिमेंट था डायब्रिड क्रॉस का मेंडल का, वैसे हमने यहाँ पे 4 गैमेट लिखे और 9:3:1 के रेशियो में प्लांट हमको मिलेंगे। टोटल 16 प्लांट मिलेंगे, 16 में से जो लास्ट के ये 2 यानी ये 4 प्लांट होंगे, कैसे हो जाएंगे, रिंकल्ड हो जाएंगे बेटा, ठीक है। तो इसका आंसर बेटा हमारे पास में 4 आ जाएगा, ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इससे क्वेश्चंस को ट्रिकी वे में करना ही सही रहता है, इसको सीखिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर बेटा हमारे पास में 16 आ चुका है। 50,000 इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन है, 50,000 व्यक्तियों वाली समष्टि है। किसी लक्षण के लिए अप्रभावी एलील की आवृत्ति कितनी है, 40%, यानी स्मॉल क्यू की वैल्यू दे रखी है बच्चों। आप जानते हैं ना P + Q बराबर क्या होता है, 1 होता है ना। हार्डी वीनबर्ग का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। तो Q यानी रेसेसिव एलील की जो आवृत्ति है वो 40% दे रखी है। अब जब परसेंटेज में दी हुई है तो इसको क्या करोगे, 100 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगी 0.4, ठीक है ना। ये Q की वैल्यू आ गई। अच्छा बताओ बच्चों, आपने Q की वैल्यू निकाल ली तो P क्या आ जाएगा, 1 - Q आ जाएगा, तो P बराबर आ जाएगा 0.6 आ जाएगा, ठीक है। चलो हमने P की वैल्यू भी निकाल ली, और Q कितना आ गया हमारे पास में, 0.4 आ गया। चलो हमने ये भी निकाल ली। बच्चों मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी कि हार्डी वीनबर्ग के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन सभी में P और Q की वैल्यू निकालना मैंडेटरी होता है, बहुत जरूरी होता है, इससे आके क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। अब आगे क्या पूछ रहा है बच्चों, कह रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैविंग रिसेसिव कैरेक्टर, यानी कि आपको रिसेसिव कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिजम्स की परसेंटेज बतानी है। बच्चों जब आपसे किसी भी इंडिविजुअल या एलील की परसेंटेज पूछे तो पहले आप उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए। हमसे पूछा क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि 50,000 व्यक्तियों वाली समष्टि में एक लक्षण के लिए अप्रभावी एलील 40% है। अप्रभावी एलील बोला है ना, एलील मतलब P या Q होगा। अब अप्रभावी बोला है तो Q हो जाएगा, रेसेसिव एलील हो जाएगा। तो Q की वैल्यू कितनी है, 40%। अब हमने 40% से इसको हमने 0.4 में कन्वर्ट कर लिया, परसेंटेज में तो कर नहीं सकते इसको बेटा, तो 100 से डिवाइड करके 0.4 फ्रीक्वेंसी एलील की निकाल ली। तो अप्रभावी एलील यानी कि स्मॉल q की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0.4। 1 से माइनस करेंगे तो प्रभावी एलील P की फ्रीक्वेंसी 0.6 आ जाएगी। यहां तक ओके। अब तब जीवों की प्रतिशतता वो बताइए जो अप्रभावी लक्षण रखते हैं, यानी अब आपको एलील की फ्रीक्वेंसी नहीं बतानी है, जीव की फ्रीक्वेंसी बतानी है, वो भी अप्रभावी वाले। यानी आपसे पूछा Q², देखिए Q² ये वो लोग होते हैं जो अप्रभावी होते हैं। अगर प्रभावी लोग के लिए पूछता और वो भी संयुग्म जीव में तो P² बोल देते। अगर सिर्फ बोलता सिर्फ प्रभावी लोग के बारे में बताइए तो P² + 2PQ आ जाता। ये हमने आपको क्लास में सिखाया हुआ है बच्चों। तो Q² की वैल्यू हमसे पूछी है यहाँ पे। अच्छा Q की वैल्यू कितनी है, 0.4, तो Q² कितना आ जाएगा बोलो, 0.16 आ जाएगा बेटा, इसका स्क्वायर करोगे, ठीक है ना। अच्छा ये आपसे परसेंटेज में पूछ रहे हैं, ये वैल्यू तो आ गई फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी आ गई बेटा Q² की। किसकी फ्रीक्वेंसी बोलो, ये Q² की। अब परसेंटेज में पूछा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा 16%, ठीक है बेटा। ये समझ में आ गई बात आप लोगों को। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा था कि भैया आपको प्रतिशत बताना है, तो प्रतिशत के लिए पहले आपने अप्रभावी एलील वाले की अप्रभावी लक्षण वाले जीवों की फ्रीक्वेंसी निकाल ली। Q² यानी 0.16 आ जाएगा आपको Q² करने पे। तो Q की वैल्यू मालूम थी, Q² कर लिया, 0.4 × 0.4 0.16 आ जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा उन जीवों का जो कि रिसेसिव होंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास में 16% आंसर यहाँ पे सुटेबल रहेगा इसके लिए। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि इंस्पायरेशन होगा, है ना। इंस्पायरेशन यानी अंतःश्वसन तो होगा, कब होगा, जब अंतरा फुफ्फुसी दाब के लिए कौन सी कंडीशन सही है, ऐसा पूछ रहे हैं कि अंतःश्वसन के लिए अंतरा फुफ्फुसी दाब कैसा होना चाहिए, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कैसा होना चाहिए। बच्चों आप जानते हैं कि हम लोगों में नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग होती है, अंदर प्रेशर नेगेटिव होना चाहिए, तो हाई प्रेशर से एयर कहां जाएगी, लो प्रेशर जाएगी, तो अंदर का प्रेशर लो होना चाहिए। बोल रहे हैं कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाँ सही बात है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होना चाहिए, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर इंस्पायरेशन हो जाएगा। ये बात तो सही लग रही बेटा, यानी कि अंतरा फुफ्फुसी दाब वायुमंडलीय दाब से कम होना चाहिए, सही बात है। अंतःश्वसन के लिए बिल्कुल सही बात है बच्चों। फिर कर ले मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अरे अगर मोर देन हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर अंतरा फुफ्फुसी दाब अगर एटमॉस्फेयर के प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा तो वो पॉजिटिव हो गया ना बच्चों। और हम लोगों में तो नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग होती है, पॉजिटिव प्रेशर नहीं होती है, तो ये बात तो बेटा गलत हो जाएगी। फिर बोला वायुमंडलीय दाब के बराबर, अगर दोनों में प्रेशर डिफरेंस ही नहीं रहेगा तो एयर मूव नहीं करेगी बच्चों। एयर मूव कराने के लिए, इंस्पायरेशन करने के लिए
अंतःशोषण करने के लिए वायुमंडलीय दाब और अंतराफुफी दाब में अंतर होना चाहिए, ठीक है, तो बराबर नहीं हो सकते बेटा। फिर बोले पॉजिटिव प्रेशर इन द लंग्स, बच्चों लंग्स के अंदर नेगेटिव प्रेशर होना चाहिए अंतःशोषण के लिए, पॉजिटिव प्रेशर होना चाहिए बाह्य शोषण या निःशोषण के लिए। लेकिन ये बात किसकी कर रहे हैं, अंतःशोषण की, तो नेगेटिव प्रेशर होना चाहिए था अंदर अंतराफुफी दाब का, ये बोल रहे हैं वायुमंडलीय दाब की तुलना में फेफड़ों में धनात्मक, धनात्मक तो बेटा नहीं हो सकता। इस तरह से हमारे पास में सबसे बेस्ट आंसर हमारे पास में 1 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों ये टेस्ट का सोल्यूशन है, मॉक टेस्ट का सोल्यूशन है। इसमें आप ये सोचेंगे कि आपको बहुत डिटेल में पढ़ा सकते हैं, तो ये थोड़ी सी गलती हो जाएगी। हमको टाइम बचाना अपने पास में और ट्रिकी वे में समझना है। सारी डिटेल आप क्लास में समझ चुके हैं, सिर्फ आपको हिंट चाहिए होती है, आप समझ जाएंगे आसान से। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18, आसानी समझ जाएंगे अब आप। तो स्टेटमेंट नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है, द कॉगुलम इज फॉर्म्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड थ्रोम्बिन, यानी जो थक्का जमाने के लिए जो धागे का जाल बनता है उसे हम थ्रोम्बिन कहते हैं। धागे के जाल को बेटा थ्रोम्बिन थोड़ी नहीं कहते हैं, वो तो फाइब्रिन नाम के धागे से बनता है। तो ये बात तो बेटा गलत हो जाएगी, है ना। तो जो जाल है उसे हम थ्रोम्बिन कहते हैं क्या, नहीं, थ्रोम्बिन तो एक प्रोटीन होती है बेटा प्लाज्मा में, ठीक है। तो ये बात तो गलत हो गई। फिर स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी या एरिथ्रोसाइट, हाँ ये बात तो सही है कि प्लीहा जो होती है ये लाल रुधिर कणिकाओं का कब्रिस्तान होती है, बात तो सही है। तो कथन फर्स्ट तो गलत है, बट कथन सेकंड क्या है, सही आंसर हमारे पास में 3rd आ जाएगा बच्चों। इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। चलिए देखते बेटा क्वेश्चन नंबर 19, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। Population evolve in their habitat to maximize their habitats to maximize their reproductive fitness, also called Darwin fitness। बिल्कुल सही बात है बच्चों। यहाँ पर आपका जो ये वाली लाइन है टू मैक्सिमाइज देयर हैबिटाट, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो आपका बेटा पेपर के दौरान इसको अपन वहाँ से रिमूव करवा देंगे, हटवा देंगे। हिंदी में पढ़ लेते हैं। समष्टि अपने निवास स्थान में विकसित होती है, सही बात है, यहाँ तक अपन काट देंगे। और आगे क्या बोल रहा है, अपनी प्रजनन फिटनेस को अधिकतम करने के लिए, बिल्कुल सही बात है। कोई भी समष्टि होगी बेटा वो अपने रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल यानी आर को बढ़ाना ही चाहेगी। अच्छा, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल मतलब होता है बी माइनस डी, कहीं ना कहीं वो अपने बर्थ को बढ़ाना चाहेगी बेटा, और इसे अपन क्या बोलते हैं, डार्विन फिटनेस कहते हैं। इसे अपन क्या बोलेंगे बेटा, डार्विन फिटनेस कहेंगे। तो ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाएगा बच्चों। दूसरा पढ़ लेते हैं, एवरी स्पीसीज अडॉप्ट डिफरेंट स्ट्रेटजी टू इंक्रीज देयर आर वैल्यू। बहुत सही है बच्चों, हर प्रजाति अपने आर मान को बढ़ाने के लिए अलग अलग रणनीतियां बनाती है। जैसे कुछ प्रजातियां होती है वो अधिक संख्या में बच्चे पैदा करती है, कुछ प्रजातियां साल में एक बार ही फ्लावरिंग करती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है बच्चों, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। तीसरा पढ़ते हैं, द शॉर्ट लाइफ स्पान ऑफ हाउस फ्लाई प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ एग कुड बी कंसिडर्ड एज के सेलेक्ट स्पीसीज। बच्चों ये गलत हो जाएगा। के सेलेक्टेड स्पीसीज और आर सेलेक्टेड स्पीसीज दो प्रकार की स्पीसीज होती है। इधर मैं आर लिखता हूं और इधर लिखता हूं बच्चों में के। सुनो, अगर नंबर ऑफ स्प्रिंग, नंबर ऑफ स्प्रिंग ज़्यादा है, संतति की संख्या ज़्यादा है, तो वो आर सेलेक्टेड होगी। और नंबर ऑफ स्प्रिंग कम है, बच्चा संख्या कम है, तो वो के सेलेक्टेड होती है, ठीक है बच्चों। वहीं पर अगर बच्चों साइज कम है ऑफ स्प्रिंग का, तो वो होगी बच्चों, साइज अगर स्मॉल है तो वो होगी आर सेलेक्टेड, और अगर ऑफ स्प्रिंग का साइज लार्ज है बच्चों तो वो होगी आपकी के सेलेक्टेड। चलो देखो ये क्या बोल रहा है बच्चों, बड़ी संख्या में अंडे देने वाली आर सेलेक्टेड स्पीसीज, सॉरी के सेलेक्टेड स्पीसीज होती है, तो गलत हो जाएगा बेटा। के सेलेक्टेड के अंदर ऑफ स्प्रिंग का नंबर कम होता है बच्चों, ठीक है, और साइज बड़ी होती है, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। चौथा पढ़ते हैं, अंडर ए पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर ऑर्गेनिज्म इवॉल्व टुवर्ड द मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी। बिल्कुल सही बात है, जितना प्रेशर होगा उतने ही ज्यादा उसके अंदर एडेप्टेशन विकसित होंगे। वर्ण दबावों के एक विशेष समूह सेट के तहत जीव सबसे कुशल प्रजनन रणनीतियां बनाता है। Studies regarding traits from the history of organisms show that these traits have evolved in relation to the constant imposed by the biotic और abiotic factor their habitat। NCERT की लाइन है बच्चों, बिल्कुल सही है। जीवों के इतिहास के लक्षणों से संबंधित अध्ययनों से पता चला है कि ये लक्षण उनके आवास में जैविक और अजैविक कारकों द्वारा लगाई गई बाधाओं के संबंध में विकसित हुए हैं। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा ये आपके सही है। थर्ड आपका गलत हो जाएगा। पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा, आंसर आ जाएगा बेटा आपका 4। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, चलिए। एंडार्क एंड एक्सार्क आर द टर्म्स ऑफन यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम इन द प्लांट। गलत हो जाएगा बेटा। एंडार्क और एक्सार्क जो टर्म होती है वो हम सेकेंडरी जाइलम के लिए यूज नहीं करते हैं, प्राइमरी जाइलम के लिए, यानी कि अपन बोल सकते हैं प्रोटोजाइलम की पोजीशन को बताने के लिए एंडार्क और एक्सार्क का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर पहला ही बचा
स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा पढ़ते हैं, कंजॉइंट एंड रेडियल वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन स्टेम एंड रूट। सही बात है, स्टेम में कंजॉइंट मिलते हैं और रूट में रेडियल मिलते हैं, तो स्टेटमेंट सेकंड आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तने के अंदर मिलते हैं संयुक्त बेटा और मूल में मिलते हैं आपके अर्य संवहन बंडल। कथन सेकंड सही है, लेकिन फर्स्ट क्या है बच्चों, गलत है। तो देख लेते हैं एक बार, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, लेकिन स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट या ट्रू। 4 आंसर 3 आपका बेटा यहाँ पर ये 4 आंसर बनेगा। थोड़ा सा ये इसमें देख लीजिएगा, इसको अपन 3 कर देंगे और इसको यहाँ पर अपन 4 कर देंगे, ठीक है। हिंदी में बिल्कुल सही है बच्चों, सीरियल नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा बेटा, स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, रूट के प्रोटेक्ट द रूट मेरिस्टेम। सही बात है बच्चों, देखिए ये आपका रूट का एपेक्स का जोन है। यहाँ पर टिप पर एक परमानेंट टिश्यू से बनी हुई रूट केप होती है और रूट केप के जस्ट ऊपर एक रीजन होता है जिसे अपन बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन। मेरिस्टेमेटिक जोन में मेरिस्टेमेटिक सेल होती है जिनकी सेल वॉल, मेरिस्टेमेटिक सेल की सेल वॉल कैसी होती है बेटा, थिन होती है, प्राइमरी सेल वॉल होती है। चलिए क्या बोल रहा है ये, रूट केप प्रोटेक्ट द रूट मेरिस्टेम फ्रॉम द फ्रिक्शन ऑफ द सोइल एंड इट्स आउटर सेल्स आर कंटिन्यूअसली रिप्लेस्ड बाय द न्यू वन। हिंदी में पढ़ते हैं, मूल गोप मूल विभज्योतक को मिट्टी में घर्षण से बचाती है। चूंकि मूल विभज्योतक की जो सेल होती है उनकी सेल वॉल थिन होती है, इसी कारण से बाहर की तरफ रूट केप लगी हुई बच्चों। इसकी बाहर की कोशिका लगातार नई नई कोशिकाओं द्वारा प्रतिस्थापित होती है। बच्चों जब रूट केप की सेल्स डैमेज होगी तो यहाँ पर ये मेरिस्टेमेटिक सेल फिर से डिफरेंशिएट होकर नई नई रूट केप की सेल्स बनाती है, ठीक है, विभेदित होकर नई नई रूट केप की सेल्स बनाती है। तो आपका पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। दूसरा पढ़ लेते हैं, द इफेक्ट ऑफ द सोइल फ्रिक्शन डैमेज द आउटर सेल ऑफ रूट केप विच आर पिल्ड ऑफ, वो हट जाती है, एंड रिप्लेस बाय न्यू सेल प्रोड्यूस बाय द रूट मेरिस्टेम। बच्चों जब रूट केप की या मूल गोप की जो सेल्स होती है वो फ्रिक्शन के कारण जब नष्ट होती है तो वहीं पर उपस्थित मेरिस्टेमेटिक सेल फिर से डिफरेंशिएट करके नई नई परमानेंट सेल बनाती है और ये परमानेंट सेल आगे चलकर मूल गोप का निर्माण करती है। दोनों ही कथन यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही यहाँ पर क्या है बच्चों, सत्य हैं। आंसर आ जाएगा बेटा आपका 4। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, चलिए, रेफर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन का संदर्भ ले और प्रश्न का उत्तर दे। मैं एक बार हिंदी में पढ़ता हूँ इसको। ये प्राय कायिक जनन विखंडन द्वारा, कायिक जनन विखंडन यानी फ्रेगमेंटेशन के द्वारा तथा अलैंगिक जनन अचलायमान बीजाणुओं के द्वारा और लैंगिक जनन अचलायमान युग्मकों के द्वारा पौधे के समूह और उसके उदाहरण की पहचान कीजिए। बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर किस प्लांट ग्रुप में पाई जाती है। आप सबको पता है बेटा, वो मिलती है आपकी रोडोफाइसी के अंदर। तो देख लेते हैं रोडोफाइसी में यहाँ पर आपका मॉस फ्यूनोरिया बेटा ये ब्रायोफाइट्स हो जाएगा। हाँ, लाल सेवाल पॉलीशिफोनिया के अंदर नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर मिलती है। आंसर बनेगा बेटा आपका सेकंड। चलिए, द हाईली रिड्यूस्ड मेल गेमेटोफाइट इन जिम्नोस्पर्म इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं मेल गेमेटोफाइट को बेटा, पोलन ग्रेन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट, एन एग सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैज 5 पिकोग्राम, आपकी एग सेल है बच्चों, DNA in its nucleus, how much DNA will be present at the end of G2 phase in somatic cell। किसी जीव के अंड कोशिका के केंद्रक में 5 पिकोग्राम DNA होता है, तो उसी जीव की कायिक कोशिका की G2 फेज के अंदर DNA की मात्रा क्या होगी बच्चों। एक सेल के अंदर DNA कंटेंट को अपन C से रिप्रेजेंट करते हैं। C बराबर हमको क्या दिया है बच्चों, 5 पिकोग्राम दिया है। और क्या पूछा है कि उसी सेम इंडिविजुअल की एक सोमेटिक सेल है जिसके अंदर G2 फेज में कितना DNA होगा। बच्चों सुनो, उस जीव की सोमेटिक सेल के अगर G1 फेज में देखें तो 2C होगा, लेकिन S फेज के अंदर 4C हो जाता है, G2 के अंदर भी 4C होता है। तो बच्चों 4 इंटू C की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 5, 4 इंटू 5 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 20 पिकोग्राम आपका आंसर आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा बेटा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। चलिए, प्रोटीन आर हेट्रोपॉलीमर कंटेनिंग स्ट्रिंग ऑफ अमीनो एसिड, प्रोटीन एक विषम बहुलक है जिसमें अमीनो अम्लों के तार होते हैं, बिल्कुल सही बात है। बायोलॉजी डिस्क्राइब द प्रोटीन स्ट्रक्चर एट 4 लेवल, जीव विज्ञान वैज्ञानिक 4 स्तरों पर प्रोटीन संरचना का वर्णन करते हैं। बच्चों सही बात है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। द फर्स्ट अमीनो एसिड को अपन एन टर्मिनल बोलते हैं, आखिरी अमीनो एसिड को अपन क्या बोलते हैं, सी टर्मिनल बोलते हैं। ये भी बेटा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। रामचंद्रन प्लॉट प्रोटीन संरचना से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है ये भी। The long protein chain is also folded upon itself like a hollow woolen ball giving rise to the tertiary structure। हिंदी में पढ़ लेते बच्चों, लंबी प्रोटीन श्रृंखला
एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो अपने ही ऊपर बेटा खोखली ऊन घी गेंद की तरह मुड़ी होती है, इसे अपन टर्सरी स्ट्रक्चर कहते हैं, और इसी टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर आपकी एक्टिव साइट्स मिलती है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा बेटा, सारे ही स्टेटमेंट सही है, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, Which of the following statement are incorrect about epidermal tissue system? निम्न में से कौन सा बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र के बारे में सत्य नहीं है बच्चों? If form the outer ETS किसका बना होता है? epidermal tissue system. If form the outermost covering whole plant body and comprises epidermal cells, stomata and the epidermal appendages like trichome से root cape. यह पूरे पौधे के शरीर की बाहरी आवरण को बनाती है और इसमें बाह्य त्वची कोशिकाएं, रंध्र और बाह्य त्वची उपांग ट्राइकोम और मूल रोम शामिल है। बिल्कुल सही बात है बच्चों। ट्राइकोम हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। बिल्कुल सही बात है बच्चों। ट्राइकोम जो होते हैं आपके त्वचा रोम जो होते हैं वो वाष्पोत्सर्जन के कारण होने वाली जल की हानि को कम करते हैं। सही बात है। एपिडर्मिस इज ऑफन कवर्ड विथ अ वैक्सी थिक लेयर, जिसे अपन क्या बोलते हैं? क्यूटिकल, जो वाटर लॉस को क्या करती है बच्चों? रोकती है। ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा आपका। और लास्ट पढ़ लेते हैं एक बार, एपिडर्मल सेल हैव वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड स्मॉल वैक्यूल। बेटा ये आपका ईटीएस के बारे में गलत हो जाएगा, क्योंकि आपकी एपिडर्मल सेल के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है और आपकी स्मॉल वैक्यूल ना होकर बच्चों एपिडर्मल सेल में लार्ज वैक्यूल होती है, क्योंकि एपिडर्मल सेल एक मैच्योर या परमानेंट सेल है बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। If a cell are actively involved in protein synthesis, then which of the following organelles will be more? यदि कोई कोशिका प्रोटीन संश्लेषण में सक्रिय रूप से भाग लेती है तो उसमें निम्न में से कौन सा कोशिकांग अधिक संख्या में होगा? बट आप सब बच्चों को पता है, जो सेल हाईली इन्वॉल्व होती है प्रोटीन सिंथेसिस में, उसके अंदर न्यूक्लियोलस और आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नंबर क्या होता है बच्चों? ज्यादा होता है। तो आपका यहाँ पर आंसर बनेगा सेकंड, केंद्रिका और RER यहाँ पर ज्यादा होंगे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। बच्चों अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्या कह रहा है, बॉडी फ्लूइड्स का एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल कॉल्ड डेडेस टिश्यू इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट, यानी हार्ट में एक विशेष प्रकार का हृदय पेशीन्यास होता है। इसे क्या बोलते हैं बताओ? नोडल ऊतक। क्या कह सकते हैं बोलो? नोडल ऊतक। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस में नोडल ऊतक है, ये ऑप्शंस तो कट हो गए, ठीक है ना। नोडल टिश्यू कह सकते हैं, इनमें से कोई एक आंसर होना चाहिए। फिर बोला इसका ऊतक का एक पिंड दाहिने आलिंद के दाहिनी ऊपरी कोने पर होता है। दाहिने आलिंद के दाहिनी ऊपरी कोने पे, यानी कि आपके राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पे, तो बेटा ऐसे नोड होता है, तो यहाँ पे बी पे ऐसे नोड आना चाहिए। तो नोडल टिश्यू के बाद में ऐसे नोड सिर्फ इस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये हमारे पास में बेस्ट आंसर आ जाएगा। फिर भी पूरा पढ़ लेते हैं यहाँ पे। और इस ऊतक का एक दूसरा पिंड दाहिने आलिंद के निचले किनारे पर होता है, आलिंद निलय पट के पास में। बेटा एवी सेप्टम के पास में तो एवी नोड होता है, तो सी वाला आएगा एवी नोड। देखिए यहाँ पे सी वाला एवी नोड दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे ऐसे, तो ये गलत हो जाएंगे, बाकी सारा क्या हो जाएगा? सही। तो हमारे पास में आंसर यहाँ पे फर्स्ट आ जाएगा बच्चों इस क्वेश्चन का। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। आप जानते हैं कि नोडल ऊतक हमारे हृदय में पाए जाते हैं, स्पेशल प्रकार के हृदय पेशीन्यास होते हैं। राइट एट्रियम में राइट अपर कॉर्नर पे ऐसे नोड होता है, जबकि लेफ्ट लोअर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम पे एवी नोड होता है, जो कि एवी सेप्टम के पास में होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा हमारे पास में 12 आ जाएगा। 12 क्वेश्चन बहुत ही प्यारा कह रहा है कि द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉज द ब्लड फिल्ट्रेशन थ्रू द 3 लेयर। बच्चों जो गुच्छी केशिका रक्त दबाव होता है, ये 3 परतों से गुजर के रक्त का निस्यंदन करता है, यानी कुल मिला के 3 परतें होती हैं। पहली क्या होती है? गुच्छ रक्त वाहिकाओं की पहली परत, इसमें से बोमेन संपुट की पहली परत जो होगी वो आप जानते हैं, गुच्छ रक्त वाहिकाओं में एंडोथीलियम होती है। एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड कैपिलरीज, पहला फिल्ट्रेशन वहां से होगा। उसके बाद बोमेन संपुट की जो उपकला होती है, जिसे हम पोडोसाइट कहते हैं, वहां से होगा। और तीसरी जो इन दोनों परतों के बीच में एक आधारी झिल्ली या बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, वहां से होगा। तो पहली जो ऑप्शन आना चाहिए वो आना चाहिए कि ग्लोमेरुलर के ब्लड वेसल्स की हमारी एंडोथीलियम। तो एंडोथीलियम यहाँ पे 2 ऑप्शंस में है, इन 2 ऑप्शंस में नहीं, तो ये कट हो जाएंगे। फिर दूसरी लेयर आनी चाहिए हमारे पास में बोमेन्स कैप्सूल की एपिथीलियम, यानी पोडोसाइट। तो यहाँ पे इन दोनों में से इसमें कनेक्टिव टिश्यू, इसमें एपिथीलियम है, तो ये कट हो जाएगा और ये हमारे पास में आंसर आ गया बच्चों। फिर भी कंफर्म कर लेते हैं, थर्ड वाला आना चाहिए बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है ना बच्चों। तो हमारे पास में सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, सबसे पहले अंताकला जो कि केशिका गुच्छी रक्त वाहिकाओं की होगी, फिर बोमेन संपुट की उपकला, और फिर उसके बाद में आधारी झिल्ली आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास में करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है उत्सर्जन तंत्र का, उत्सर्जित तंत्र का। कह रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे आपको ए से लेकर डी तक ये कुछ स्ट्रक्चर्स दिए गए, इनको पहचानना है। आप जानते हैं बच्चों, नीट पे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ चुका है कि जिस रुधिर केशिका या रुधिर धमनिका का व्यास ज्यादा होगा उसे बोलेंगे अभिवाही, और जिसका व्यास कम होगा उसे बोलेंगे अपवाही। ठीक है बच्चों। तो अभिवाही मतलब एफरेंट, अपवाही मतलब
ई फ्रेंड। तो बताओ ए और बी दोनों ही धमन का है, इसमें डायमीटर यानी व्यास ज्यादा किसका है, ए वाले का व्यास ज्यादा है, डायमीटर ज्यादा है, तो ये हो जाएगी एफ फ्रेंड और ये हो जाएगी ई फ्रेंड। तो ए होगा एफ फ्रेंड, यहाँ एफ फ्रेंड है, यहाँ पे ई फ्रेंड है, तो ये गलत हो गया। एफ फ्रेंड है, यहाँ ई फ्रेंड है, तो ये गलत हो गया। तो ए एफ फ्रेंड है, फिर बी ई फ्रेंड है, सही बात है। सी बोमेंस कैप्सूल है, हाँ सही बात है। डी हमारा पीसीटी है, ये बिल्कुल सही है, पीसीटी है हमारा, ये ऑप्शन तो मैच कर रहा है। बट दूसरे वाले को भी चेक कर लेते हैं। एफरेंट है, ईफ्रेंट है, बोमेंस कैप्सूल है, तो सारा मैच कर रहा है बेटा यहाँ पे तो। अच्छा लास्ट में डीसीटी कर दिया, लास्ट में डीसीटी कर दिया, जबकि ये तो पीसीटी है, डीसीटी तो नहीं है बच्चे, है ना। क्या डी वाला दूरस्थ सम्मिलित नल का है क्या, नहीं, डी वाला तो समीपस्थ सम्मिलित नल का होगा बच्चों। तो यहाँ पे समीपस्थ सम्मिलित नल का इस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमारे पास में फर्स्ट आंसर ही आ जाएगा। पहले ए वाला अभिवाही है, बी वाला अपवाही है, सी वाला बोमेन संपुट है और डी वाला हमारे पास में समीपस्थ सम्मिलित नल का है। बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए 31 कह रहा है असर्शन की रेड मसल फाइबर्स जो होते हैं वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन पर डिपेंडेंट होते हैं एनर्जी के लिए, यानी जो हमारे लाल पेशीय तंतु है वो ऊर्जा के लिए अवायवीय श्वसन पर निर्भर करते हैं, जो कि महागलत है बच्चों। लाल पेशीय रेशे तो वायवीय मसल्स में आते हैं, एरोबिक मसल्स में आते हैं, तो ये तो बात गलत होगी बच्चों। रीजन कह रहा है कि रेड मसल फाइबर्स में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होती है, ज्यादा। हाँ ये बात तो सही है, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होती है, इसीलिए तो ये एरोबिक होते हैं ना, ऑक्सीजन का यूज कर पाएंगे ना। तो असर्शन सही है, आई मीन असर्शन गलत है, रीजन सही है। तो असर्शन गलत है, रीजन सही है हमारे पास में, ये फोर्थ आ जाएगा, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन था बच्चों। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कह रहे कि दिए गए चित्र एबीसीडी की बात यहाँ पे दी गई है और ये पीवाईक्यू से मिलता जुलता क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। मसल्स का एक डायग्राम बना हुआ है, आपको इसके डिफरेंट पार्ट्स को लेबल करके पहचानना। बच्चों देखो सबसे पहले तो ये जो डी वाला पार्ट है ये हमको पुलिका दिखाई दे रहा है, पुलिका यानी फेसिकल दिख रहा है। तो डी पुलिका कहाँ पे चेक करो, यहाँ पे नहीं है डी पुलिका, यहाँ भी सार्कोलेमा गलत है, ये गलत है, कहाँ है भाई, अच्छा ये रहा डी पुलिका, यहाँ पे फोर्थ वाले में पुलिका दिया हुआ है। तो ये हमारा फोर्थ आंसर तो भैया देखो हमने एक बार देख के ही पहचान लिया, बट हम ए से लेके डी तक पूरा चेक कर लेते हैं। तो ए देखोगे तो यहाँ पे हमें मसल फाइबर दिखाई दे रहे हैं, ए वाले तो मसल फाइबर है। बी जो है वो सार्कोलेमा पे गया हुआ, सी वाली रुधिर वाहिनियों पे गया है। तो ए मसल फाइबर कहाँ दिया हुआ है, इस किसी में नहीं, सिर्फ इसी में दिया है मसल फाइबर। आप चाहे डी चेक करो चाहे ए चेक करो, दोनों से आप आंसर निकाल सकते हो, कोई कंफ्यूजन इसमें होनी नहीं चाहिए। अगर आपको एक ए में कंफ्यूजन है प्रिंट में फोटो में कि भाई ए वाला किस पे जा रही है एरो, तो आप डी को देख सकते हो, डी में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा भाई ये पुलिका है। समझ में आ गया नहीं आ गया। अब इतना कंफ्यूजन भी आपको नहीं होना चाहिए, अगर आपने पढ़ाई की है, पीवाईक्यू लगाए हैं, किताब से डायग्राम देखा है, तो आप समझ जाओगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको कि भाई डी वाला पुलिका है, साफ साफ दिख रहा है। तो भाई ए मसल फाइबर है, बी सार्कोलेमा है, सी ब्लड कैपिलरी है और डी क्या है, पुलिका है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। फोर्थ आंसर हमारा उसका आ चुका था। इस क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में, कह रहे हैं कि आपको इसमें से बताना है कि गिवन ऑप्शंस में से किसकी कैटेगरी नर्वस सिस्टम में बिल्कुल सही मैच कराई गई बच्चों, यानी कि किस सही विकल्प में तंत्र की विभिन्न अवस्थाएं सही ढंग से सुमेलित की गई। इसके लिए जरा कुछ बातों ध्यान समझिए। जैसे मैंने मान लीजिए ये एक्सॉन बना लिया, ठीक है, ये हमारे पास में एक्सॉन है। अच्छा अंदर होता है आईसीएफ, ठीक है, और आईसीएफ होता है अंदर और बाहर होता है ईसीएफ। थोड़ा ईसीएफ में नॉर्मल कंडीशन में, पोलराइज कंडीशन में सोडियम ज्यादा होता है, और सोडियम अंदर जो होता है वो पोलराइज कंडीशन में क्या होता है, कम होता है। ये थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा। नॉर्मल कंडीशन में, ये पोलराइज कंडीशन की मैंने फोटो बनाई है, पोलराइज कंडीशन में यानी नॉर्मल रेस्टिंग स्टेज में, आप इसको पोलराइज बोल दो या आप इसको बोल दो रेस्टिंग स्टेज में। तो रेस्टिंग स्टेज में पोलराइज कंडीशन में ईसीएफ यानी कि एक्सोप्लाज्म के बाहर ये सोडियम ज्यादा है, और जबकि आईसीएफ यानी कि एक्सोप्लाज्म में सोडियम कम होता है, ये ध्यान रखना। अब आइए देखते हैं, ये बोल रहे हैं पोलराइज कंडीशन को क्या बोल सकते हैं, हाँ पोलराइज को रेस्टिंग स्टेज बोल सकते हैं, हाँ पोलराइज को रेस्टिंग बोल सकते हैं, करेक्ट है। पोलराइज को ये बोल रहे हैं रीपोलराइज बोल सकते हैं, गलत हो गया। पोलराइज को रेस्टिंग बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं, ये तो सही ऑप्शन में आ सकता है। फिर बोले पोलराइज कंडीशन में हाई सोडियम होता है एक्सोप्लाज्म में, चेक करो पोलराइज कंडीशन में क्या सोडियम का कंसंट्रेशन एक्सोप्लाज्म में ज्यादा है, नहीं, सोडियम लो होता है बेटा, पोटेशियम हाई होता है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, यहाँ पे हमारे पास में ये ऑप्शन गलत हो गया। इस ऑप्शन को समझाने के लिए मैंने आपको ये फोटो बनाई है, क्लास में नोट्स में भी आपको पढ़ाया गया है कि नॉर्मल कंडीशन में, रेस्टिंग कंडीशन में, पोलराइज कंडीशन में ईसीएफ यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में एक्सोन के बाहर सोडियम का हाई कंसंट्रेशन होता है, जबकि डीपोलराइज कंडीशन में सोडियम अंदर ज्यादा हो जाता है इनफ्लक्स की वजह से बच्चों। तो ये बोल रहे हैं कि पोलराइज कंडीशन में, रेस्टिंग स्टेज में बाहर सोडियम जो होगा, एक्सोप्लाज्म में सोडियम ज्यादा होगा, जबकि गलत, सोडियम तो कम होता है बच्चों, यहाँ पे गलत हो गया। अच्छा ये दो ऑप्शंस तो कट हो गए। अब इसकी बात करते हैं, रेस्टिंग स्टेज पोलराइज कह सकते हैं, फिर बोला डीपोलराइज को रीपोलराइज कह सकते हैं, नहीं रीपोलराइज तो बेटा नहीं कहते हैं, और डीपोलराइज को एक्साइटेड स्टेज कह सकते हैं। हाँ जब डीपोलराइजेशन होता है तो एक्शन पोटेंशियल क्रिया विभव डेवलप होता है, तो ध्रुवित अवस्था को विराम अवस्था भी कह सकते हैं, और विध्रुवित को हम उत्तेजित अवस्था भी कह सकते हैं। तो ये विराम अवस्था, उत्तेजित अवस्था यहाँ मिल गया है, और दीपनशील कोशिकाएं हमारी तंत्रिका कोशिकाएं, ये हमारे पास में सी आंसर अच्छा आ जाएगा। तो बेटा आपने मिला लिया होगा, रेस्टिंग स्टेज पोलराइज होती है,
डीपोलराइज मतलब एक्साइटेड स्टेज होती है, और एक्साइटेबल सेल्स हमारी न्यूरॉन सेल्स होती हैं। तो ये बहुत इजी था, मैच करा लिया होगा आप लोगों ने। चलिए बच्चों आगे चलते, थर्ड आंसर आ जाएगा। कह रहे हैं सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन इज करेक्टली गिवन। बच्चों आपको कुछ हार्मोन्स दिए गए हैं, इसकी आपको रासायनिक प्रकृति बतानी है, मतलब इसकी ओरिजिन कैसी है, स्टेरॉइड है, प्रोटीन है ना, ग्लाइकोप्रोटीन है, कैसा है। तो बेटा थाइमोसिन तो एक पेप्टाइड हार्मोन होता है, इंसाइड में लिखा है। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड एड्रिनल कॉर्टेक्स अधिवृक्क बलकुट से निकलने वाला एक स्टेरॉइड हार्मोन होता है। आप जानते हैं अधिवृक्क बलकुट के सारे हार्मोन स्टेरॉइड होते हैं। तो बच्चों मिनरेलोकॉर्टिकॉइड तो स्टेरॉइड हो जाएगा, तो यहाँ इनमें पेप्टाइड दिया है तो ये तो नहीं होगा, ये स्टेरॉइड हो सकता है। अच्छा ये पेप्टाइड है, ये स्टेरॉइड, यहाँ पे ये नहीं हो सकता। तो थाइमोसिन पेप्टाइड है, ये स्टेरॉइड है। पैराथायरॉइड हार्मोन भी क्या होता है, पेप्टाइड ही होता है, बट ये कह रहे हैं स्टेरॉइड। तो बेटा स्टेरॉइड तो संभव नहीं है, तो ऐसा होना चाहिए पेप्टाइड स्टेरॉइड पेप्टाइड, ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो आओ चेक कर लेते हैं, पेप्टाइड पेप्टाइड गलत हो गया, पेप्टाइड स्टेरॉइड पेप्टाइड, हाँ ये सही है बेटा, पेप्टाइड स्टेरॉइड पेप्टाइड है ना। तो ये यहाँ पे मैच कर रहा है, पेप्टाइड स्टेरॉइड और पेप्टाइड, ये हमारा मैच कर रहा है, क्योंकि हम ये तीन ऑप्शन तो पहले ही क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इजी क्वेश्चन था बच्चों। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एड्रिनल कॉर्टेक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। अधिवृक्क वलकुट को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, 3 परतों में बच्चों बांट सकते हैं। अब ये कह रहे हैं बच्चों को परतों को बाहर से अंदर की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है ना। यानी जो भी एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो लेयर्स हैं इनको आउटसाइड से इनसाइड, ठीक है बच्चों ध्यान से देखिएगा। ये आप जानते हैं ये अधिवृक्क ग्रंथि है, यहाँ पे बीच में इसका ये मध्यांश होता है, ये 3 लेयर है इसके आसपास, आउटर लेयर पे यहाँ पे प्रेजेंट होती है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये जोना ग्लोमेरुलोसा, ये जोना फेसिकुलेटा, फिर जोना रेटिकुलेरिस। अगर बच्चों बाहर से अंदर चले तो ग्लोमेरुलोसा फेसिकुलेटा रेटिकुलेरिस, तो ट्रिक हो जाएगी जी देन एफ देन आर, GFR इसकी ट्रिक है बच्चों, ठीक है ना। तो GFR चेक कर लेते हैं, GFR ये लो पहले ऑप्शन में मिल गया, जोना ग्लोमेरुलोसा फेसिकुलेटा रेटिकुलेरिस, GFR आप ऐसे कर सकते हैं। बाकी में किसी में भी ऐसा मैचिंग नहीं होगा, तो बाकी सारे हमारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन हमारा बच्चों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों एनसीईआरटी का ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास 12 का, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहे कि यहाँ पे एक फिगर दिया, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे एक फिगर दिया है बच्चों, और ये फोटो देख के समझ में आ रहा है कि एक ऊजनिसी यानी अंड जनन की फोटो बनाई हुई है, और यहाँ पे एक चित्र बनाया, पूछ रहे हैं कि ABCD को आपको पहचानना है। तो इसके ऑप्शन अगले में दिए होंगे, ये चेक कर लेते हैं फिर भी हम। यहाँ पे अगर A दिया है तो A का यहाँ पे मतलब क्या है, oocyte से होगा। ये प्राइमरी oocyte फीटल लाइफ में प्रेजेंट होती है, आप जानते हैं है ना, प्राइमरी oocyte। उसके बाद में जो B वाला पार्ट ये दिखा रहा है कि भाई इसमें मियोसिस होगा, क्या होगा बोलो बेटा, इसमें मियोसिस होगा, तो ये हो जाएगा प्राइमरी oocyte, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पे B वाले में हो जाएगा मियोसिस। अच्छा मियोसिस होगा तो मियोसिस फर्स्ट होगा कि सेकंड होगा, पहले तो बेटा मियोसिस फर्स्ट होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन मियोसिस सेकंड कंप्लीट होता है, स्टार्ट पहले हो जाता है बट कंप्लीट तो बाद में ही होता है। और जो C वाला पार्ट है ये दिखा रहा है सेकेंडरी oocyte, ठीक है ना, ये सेकेंडरी oocyte को दिखा रहा है। तो प्राइमरी oocyte, मियोसिस फर्स्ट और सेकेंडरी oocyte, आप एनसीईआरटी से फिगर मैच करिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो बताइए सबसे आंसर क्या आएगा, टर्शियरी oocyte तो होता ही नहीं है, प्राइमरी oocyte सेकंड मियोसिस होगा नहीं, तो प्राइमरी oocyte फर्स्ट मियोसिस सेकेंडरी oocyte, फोर्थ आंसर हमारा सुटेबल है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले आएगा प्राथमिक अंडक, फिर प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन और फिर द्वितीय अंडक, डन, ओके। चलिए बड़ा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, रिगार्डिंग मियोसिस विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अर्धसूत्री विभाजन के संबंध में कौन सा कथन गलत है। क्रॉसिंग ओवर रिक्वायर्ड टीलोमरेज एंजाइम, गलत बेटा, क्रॉसिंग ओवर के लिए रिकॉम्बिनेज एंजाइम की आवश्यकता होती है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बाकी सारे पढ़ लेते हैं अपन एक बार। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड रिकॉम्बिनेशंस अकर इन मियोसिस फर्स्ट, सही बात है बच्चों। 4 हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर एंड ऑफ मियोसिस सेकंड के बाद टोटल 4 सेल हमारे पास बनती है बच्चों। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर ड्यूरिंग एनाफेज सेकंड, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा बेटा, बाकी सारे सही है। पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत आंसर आ जाएगा बेटा आपका 1। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, One of the earliest experiment on photosynthesis was done by 1770 by Joseph Priestley. He demonstrated that प्रकाश संश्लेषण पर सबसे शुरुआती प्रयोग में से एक 1770 में प्रिस्टले द्वारा किया गया। उन्होंने क्या प्रदर्शित किया, देखो बच्चों प्रिस्टले ने जो प्रयोग किया था वो आपका बेलजार प्रयोग था बच्चों। तो फाइनली उनका मैं कंक्लूजन बता देता हूँ। उन्होंने बोला कि पौधे जो होते हैं वो वायु को प्योर करते हैं, मल वायु को शुद्ध करते हैं। तो देख लेते हैं एक बार, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, गलत बच्चों। वाटर इज द एसेंशियल फॉर लाइफ, ये बात भी गलत है। प्लांट्स प्योरीफाई फाउल एयर, बिल्कुल सही बात है बेटा। इनका कंक्लूजन यही था कि पौधे मल वायु का क्या करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं। बाकी बेलजार प्रयोग बच्चों आप सबको पता है, आप आपके एनसीईआरटी में एक बार देख सकते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट बेटा, द CO2 सैचुरेशन पॉइंट फॉर C4 प्लांट इज हायर लेवल देन C3 प्लांट, गलत हो जाएगा बेटा। C4 प्लांट का सैचुरेशन पॉइंट होता है 360 माइक्रोलीटर इनवर्स,
और आपके C3 प्लांट पर CO2 का जो सेचुरेशन होता है वो बेटा 450 से भी ज़्यादा पर आता है, तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, द फैक्टर विच इज प्रेजेंट इन मिनिमम वैल्यू, जो मिनिमम वैल्यू में होता है वो रिएक्शन को आगे, रिएक्शन की रेट को डिसाइड करता है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, मिनिमम वैल्यू इज लीस्ट इफेक्टिव फॉर अ प्रोसेस लाइक फोटोसिंथेसिस। बच्चों गलत हो जाएगा, जो मिनिमम होगा वो ही आगे रिएक्शन को निर्धारित करेगा। सीमाकारी कारकों के नियम के अनुसार जो कारक न्यूनतम मात्रा में प्रदर्शित होता है वह प्रकाश संश्लेषण जैसी प्रक्रिया के लिए सबसे अधिक प्रभावी होता है, ना कि कम प्रभावी, तो ये आपका गलत हो जाएगा बेटा। दोनों ही क्या है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। चलो आंसर आएगा फर्स्ट बेटा। नेक्स्ट, द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट इज फॉस्फोइनोल पाइरुवेट एंड इट इज फाउंड इन द मेसोफिल सेल। बच्चों यहाँ पर ये दो सेल है, दैट इज मेसोफिल सेल और ये हो जाएगी बंडल शीथ सेल। मैं C4 प्लांट की बात कर रहा हूँ। देखिए मेसोफिल सेल के अंदर आपका क्या बोल रहा है, ये द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट इज फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, बिल्कुल सही बात है। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट होता है, 3 कार्बन का होता है बच्चों, एंड फाउंड इन द मेसोफिल सेल, सही बात है। और वहीं पर अपन बात करें C4 प्लांट के अंदर आपकी जो बंडल शीथ होती है उसमें बेटा आपका रुबिस्को एंजाइम पाया जाता है, तो ये तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा। मेसोफिल सेल्स ऑफ C4 प्लांट लेक रुबिस्को, मेसोफिल सेल ऑफ C4 प्लांट, क्या इसमें रुबिस्को मिलता है कि नहीं बेटा, यहाँ पर पेप कार्बोक्सिलेज मिलता है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। मेसोफिल सेल्स ऑफ C4 प्लांट लेक रुबिस्को, गलत नहीं बेटा, ये आपका सही हो जाएगा, ये आपका सही स्टेटमेंट होगा बच्चों कि C4 पौधे की मध्यपर्ण कोशिका में रुबिस्को एंजाइम नहीं होता, और ये भी आपका सही हो जाएगा। यानी कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आपके क्या है, सही है। बहुत स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे बच्चों, सही हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन ग्लाइकोलाइसिस, निम्नलिखित में कौन सा ग्लाइकोलाइसिस में सम्मिलित नहीं है। पहला पढ़ते हैं, क्रियाधार स्तर फॉस्फोरिलीकरण का होना। बेटा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ग्लाइकोलाइसिस में होता है, एटीपी बनती है। अंतिम उत्पाद CO2 तथा जल का बनना, गलत हो जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस में CO2 नहीं बनती है बच्चों, एटीपी का निर्माण भी होता है, एटीपी का उपयोग भी होता है, लेकिन CO2 का निर्माण यहाँ पर नहीं होता है। आंसर बनेगा आपका बेटा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, लैक्टोबैसिलस पीरियड चेंज टू ऑफ मिल्क टू कर्ड, लैक्टोबैसिलस मिल्क को कर्ड में चेंज करता है। कोर्स ड्यूरिंग टू, लैक्टोबैसिलस की मध्यस्थता से दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है बच्चों, दुग्ध वसा के स्कंदन के कारण नहीं बच्चों, दुग्ध प्रोटीन के स्कंदन और आंशिक पाचन के कारण, सही बात है बच्चों। देखिए आपका जो लेब होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होते हैं वो मिल्क की जो शुगर होती है, इस शुगर का लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करके सबसे पहले तो लैक्टिक एसिड बनाते हैं, और ये जो लैक्टिक एसिड होता है वो मिल्क प्रोटीन को, लैक्टिक एसिड क्या करता है, लैक्टिक एसिड जो होता है वो मिल्क प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन करता है, जिससे हमारे पास एक डेंस मटेरियल मिलता है, प्राप्त होता है, उसे अपन कर्ड कहते हैं। अच्छा, कर्ड बनते टाइम विटामिन B12 की मात्रा भी यहाँ पर क्या होती है बेटा, बढ़ जाती है, जिसे साइनोकोबालेमिन कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों, इथाइलिन प्रमोट एपिकल हुक फॉर्मेशन इन मोनोकोट, बिल्कुल सही है कि इथाइलिन प्रमोट करता है एपिकल हुक फॉर्मेशन को, लेकिन मोनोकोट में नहीं बच्चों, डाइकोट में, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। इथाइलिन प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल इजी, सही हो जाएगा। कथन फर्स्ट गलत है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट सेकंड इज करेक्ट, बेटा आंसर आ जाएगा आपका थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, चलिए स्टेटमेंट फर्स्ट, कर्डलिंग ऑफ मिल्क लेब आल्सो इंप्रूव इट्स न्यूट्रिटिव क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12, अभी भी बताया आपको। लेब व्हेन प्रेजेंट इन ह्यूमन स्टमक चेक द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब, सही बात है बच्चों, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, बार बार बताने से कुछ नहीं होगा बेटा, ये दोनों चीजें कई बार पूछी जा चुकी है आपसे। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट। चलिए, Which of the following statement is incorrect about emasculation, विपुंसन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। विपुंसन का मतलब होता है बच्चों पुंकेसर को या स्टेमन को काट देना, ठीक है। इफ इट इज वन ऑफ द स्टेप ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, सही बात है बच्चों, यह कृत्रिम संकरण के चरणों में से एक है, बिल्कुल सही है। इमेस्कुलेशन फ्लावर आर बेग इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सेल पॉलिनेशन, क्या विपुंसित फ्लावरों में स्वपरागण को रोकने के लिए क्या उनकी बेगिंग कर दी जाती है कि बच्चों, सही बात है, हाँ। इमेस्कुलेशन इज एन आउटब्रीडिंग डिवाइस टू प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन, इसीलिए तो इमेस्कुलेशन करते हैं बच्चों कि वहां पर क्या हो, क्रॉस पॉलिनेशन हो। ड्यूरिंग इमेस्कुलेशन प्रोसेस स्टिग्मा इज रिमूव्ड, गलत हो जाएगा बेटा, इमेस्कुलेशन के दौरान, विपुंसन के दौरान स्टिग्मा नहीं, स्टेमन का रिमूवल होता है। चलिए नेक्स्ट बच्चों, आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 46 कह रहे हैं मैच द फॉलोइंग एंड चूज द
करेक्ट ऑप्शन। आपको यहाँ पे मिलान करना है और सही विकल्प का चुनाव करना है। बच्चों ध्यान समझिएगा, देखिए ट्रोफोब्लास्ट की बात कर रहे हैं। ट्रोफोब्लास्ट आप जानते हैं आउटर लेयर होती है जो कि इम्प्लांटेशन या अंतारोपण में मदद करती है। तो जो पोषकरक होती है ये वो कोशिकाएं होती हैं जो कि बाहर की तरफ होती हैं, गर्भाशय के अंतःस्तर से जुड़ के कोरक पुटी की बाहर की तरफ होती हैं। विदलन का मतलब होगा युग्मनज का समसूत्री विभाजन। अंतर कोश का समूह वो कोशिकाएं होती हैं बच्चों जो कि आगे चल के भ्रूण को बनाती, इनर सेल मास कहते हैं इसको, है ना। तो ये भ्रूण में विभेदित होंगे। और अंतारोपण का मतलब है कोरक पुटी का गर्भाशय के अंतःस्तर में चिपक जाना, इम्प्लांटेशन हो जाना, ठीक है ना, अंतारोपण होता है। इंग्लिश में भी चेक कर लेते हैं। ट्रोफोब्लास्ट वो सेल्स की लेयर है जो कि आपकी कहां पे होगी, बोलो बेटा, आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट में होगी, ये ट्रोफोब्लास्ट है। क्लीवेज माइटोटिक डिवीजन होता है, इनर सेल मास से एम्ब्रियो बनेगा, इम्प्लांटेशन अंतारोपण है। तो बेटा ए का हो जाएगा 3 और बी का हो जाएगा 4। ए का 3 एंड बी का 4 इस ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे, बाकी किसी में भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमारे पास में इसका सेकंड आंसर आ जाएगा। फिर भी एक बार पूरा क्रॉस चेक कर लेते हैं। ए का 3 हो जाएगा, देन बी का 4 हो जाएगा, देन सी का हमारे पास में सेकंड है और डी का फर्स्ट। डन, ओके, ठीक है। आगे चलते बेटा, मैचिंग वाले क्वेश्चंस को फटाफट से करना होता है ट्रिकी वे में और आगे चलना होता है। काफी कुछ सीखने को मिलता है हमें मैचिंग वाले क्वेश्चन से, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन बच्चों, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर इफेक्टिव इफ यूज्ड विद इन 72 आवर्स, यानी आपातकालीन गर्भ निरोधक प्रभावी होते हैं, सही बात है बच्चों, बट ये 72 घंटों के भीतर यूज किए जाते हैं, ये बात भी सही है, बट किसके बाद, है ना। तो क्या ऋतुस्राव के 72 घंटों के भीतर लिया जाए, अंतारोपण के 72 घंटों, अरे अंतारोपण हो गया तो फिर प्रेगनेंसी हो गई यार, फिर क्या करोगे लेके। अच्छा, अंडोत्सर्ग के 72 घंटे के बाद नहीं हुआ, अंडोत्सर्ग तो हर महीने आता है। हाँ, मैथुन या संभोग के अगर 72 घंटे के भीतर ले लिया जाए तो संभावना बहुत कम रहती है कि निषेचन हो पाएगा, या अगर हुआ भी तो अंतारोपण नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो क्वाइटस यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के 72 आवर्स के भीतर ही लेना चाहिए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को। आंसर फर्स्ट आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर से हमारे पास में बहुत ही प्यारा मैचिंग वाला क्वेश्चन आ चुका है बच्चों। कह रहे कि लिंकेज शब्द किसने दिया था, मॉर्गन ने। म्यूटेशन शब्द किसने दिया, डिवरीज ने। क्रॉसिंग ओवर मतलब क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन। प्लॉइडी मतलब, या आई मीन पॉलीप्लॉइडी मतलब मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। बहुत ही बेसिक और इजी क्वेश्चन है जेनेटिक्स का। जीन विनिमय मतलब क्या होता है, जीनों का पुनर्संयोजन। बहुगुणिता मतलब गुणसूत्रों का 2 से अधिक सेट, जनरली 2 सेट होते हैं, 2 इन कंडीशन होती है, बट 2 से ज्यादा आ जाए तो पॉलीप्लॉइडी भी कहते हैं। उत्परिवर्तन यानी ह्यूगो डिब्रीज ने शब्द दिया था, संलग्नता शब्द मॉर्गन ने दिया था। आइए इसको बच्चों मैच करा लेते हैं। तो ए का हमारे पास में 3 आ जाएगा, बी का 4। ए का 3 बी का 4 यहाँ पे भी दिया है, एक ही ऑप्शन में दिया है, ए का 3 बी का 4, सी का 1 और डी का 2। ओके, डन है बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास में आ जाएगा। बच्चों अगला बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया हमारे पास में। कह रहे हैं कि रीड द फॉलोइंग फीचर्स केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, यानी आपको ये जो विशेषताएं दी गई हैं इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है और आपको बताना है कि कौन सा गुणसूत्री विकार पॉसिबल है, हो सकता है इस व्यक्ति में। पहला कह रहे कि टॉल स्टेचर एंड स्टेराइल, यानी लंबा कद रहेगा और वो बंद रहेगा, यानी कि इनफर्टाइल रहेगा। फिर बोला क्रोमोसोम्स कंप्लीमेंट इज 44 प्लस XXY, यानी 44 प्लस XXY, यानी कुल मिलाकर से हिंट मिल रही है बच्चों की 47 क्रोमोसोम तो होंगे। और XXY कंडीशन यानी क्लाइनेफिल्टर का ऑप्शन मिल रहा है, एक्सो तो नहीं है, वरना 45 हो जाता टर्नर हो जाता। XXY है यानी कि क्लाइनेफिल्टर है, समझ में आ गया। अच्छा, क्लाइनेफिल्टर को और पुख्ता करने के लिए, सबूत देने के लिए थर्ड ऑप्शन इसका पढ़िए, ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट विद सम फेमिनिन कैरेक्टर्स, यानी कि इसका जो समग्र विकास होगा वो पुंज प्रधान होगा लेकिन मादा लक्षण भी होंगे। तो ये हमारे पास में आ चुका है, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास में इस तरह से क्लाइनेफिल्टर क्लियर हो चुका है। तो हमारे पास में फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम। SCID, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम के लक्षण नहीं है। SCID तो आप जानते हैं, है ना, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, ADA की डिफिशियंसी से होता है। तो बेटा ये तो जीन डिसऑर्डर हो गया, क्रोमोसोमल तो है ही नहीं। डाउन सिंड्रोम जानते हैं 21st में ट्राइसोमी की वजह से होता है। टर्नर सिंड्रोम आप जानते हैं XO कंडीशन की वजह से होता है। और क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम XXY। तो इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो फोर्थ आंसर हमारे पास में बच्चों आ चुका है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों कि यहाँ पे बताना है कौन सा अमीनो एसिड यहाँ पे होना चाहिए। ये ए है और ये बी है, आपको फिल करना है। तो आप जानते हो बेटा, हम अमीनो एसिड को याद करने के लिए एंटी कोडोन का यूज नहीं करते, हम कोडोन का यूज करते हैं। 64 कोडोन्स में से कौन सा कोडोन किसको कोड करता है, कुछ आपको याद होना ही चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया AGU, बेटा AGU कोड करता है सेरीन के लिए और UVC कोड करता है टायरोसिन के लिए, ये आपको याद होना चाहिए बच्चों। तो सेरीन और टायरोसिन हमारे पास में यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। AGU कोडोन कोड्स फॉर सेरीन और UAC कोडोन कोड फॉर टायरोसिन, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों की सुकेंद्रकी में जो जीन एक्सप्रेशन का जो नियमन है, रेगुलेशन है, यूकैरियोट्स में जो जीन रेगुलेशन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये किस स्तर पे हो सकता है बच्चों। यूकैरियोट्स में तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे हो सकता है, mRNA के ट्रांसपोर्ट लेवल भी हो सकता है, ट्रांसलेशन लेवल पे भी हो सकता है, कई स्तर पे हो सकता है। तो बोले ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे हो सकता है, प्रोसेसिंग लेवल पे हो सकता है, ट्रांसलेशन लेवल पे भी हो सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव हमारे पास में सुटेबल आंसर आ जाएगा बच्चों।
अगला क्वेश्चन है बच्चों स्निप्स, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। स्निप्स, स्निप्स क्या होते हैं? स्निप्स दे आर द एटी रिच रीजन, नहीं। दे आर जीसी रिच रीजन, नहीं। स्निप्स जो होते हैं बच्चों सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म को इंडिकेट करते हैं, यानी एकल क्षार बहुरूपता को दिखाते हैं, है ना। तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म यानी दे आर डीएनए सीक्वेंसेस व्हिच आर नॉट एक्सप्रेस, नहीं एक्सप्रेस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। कोडिंग में होंगे तो एक्सप्रेस होंगे, नॉन कोडिंग का पार्ट होंगे तो एक्सप्रेस नहीं होंगे, तो ये भी गलत हो गया। स्निप्स क्या है? दीज आर द लोकेशन वेयर द सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस अकर इन इंडिविजुअल, यानी कि कई व्यक्तियों में एक बहुत सारी ऐसी जगह पाई जाती हैं जहां पे डीएनए में एकल क्षार बहुरूपता देखने को मिलती है, तो स्निप्स उन्हें ही कहते हैं, है ना। हाँ, तो स्निप्स कह दो या एसएनपीज बोल दो, ये वही बात है। तो एट दीज लोकेशंस सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस अकर इन एन इंडिविजुअल, ऑप्शन हमारे पास में 3 आ जाएगा बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 53, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, ऐसा कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच किया है, मैचिंग करनी है। तो देखिए राइबोसोमल आरएनए अमीनो एसिड को कैरी करता नहीं बेटा, आरएनए कभी भी अमीनो एसिड को कैरी नहीं करता, तो स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक रोल प्ले करता है। राइबोसोम का स्ट्रक्चर मेंटेन करता है और एंजाइमेटिक वर्क करता है। 23S आरआरएनए एक्सेट्रा 28S आरआरएनए इन यूकैरियोट्स लाइक राइबोजाइम। तो ट्रांसक्रिप्शन में यहाँ पे प्रोटीन बनती नहीं बच्चे, ट्रांसक्रिप्शन में तो आरएनए बनता है, तो ये भी गलत हो गया। तो पहला और दूसरा तो हमारे गलत हो गए। फिर ट्रांसलेशन जो होता है, इसमें आरएनए जो होता है इन्फॉर्मेशन को लेकर न्यूक्लियस से बाहर जाता है राइबोसोम के पास में, बट ट्रांसलेशन में तो प्रोटीन बनती है। ट्रांसपोर्ट वाला प्रोसेस होता है जिसमें आरएनए जाता है इन्फॉर्मेशन लेके, ये भी गलत हो गया बच्चों, ठीक है। फोर्थ है हमारा एंटीकोडॉन, एंटीकोडॉन साइट ऑफ टीआरएनए, हाँ यहाँ तक तो सही बताया कि एंटीकोडॉन टीआरएनए में होता है। अच्छा, दैट रिकॉग्नाइज द कॉम्प्लीमेंट्री साइट एंड इट बाइंड टू एमआरएनए, ये बात भी सही है बच्चों कि जो टीआरएनए का अणु होता है ये वह भाग होता है जो अपने पूरक स्थल को पहचानता है और एमआरएनए से जुड़ जाता है। सही बात है बच्चे, एमआरएनए पे जाके एंटीकोडॉन जुड़ जाता है, तो हमारे पास में फोर्थ ऑप्शन जो एंटीकोडॉन का है वो सही आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन फर्स्ट कह रहे हैं बच्चों की मिलर ने जो 4 गैसेस यूज की थी, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। मीथेन थी, ऑक्सीजन तो नहीं थी बेटा, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर थी, तो वहां का एटमॉस्फेयर तो रिड्यूसिंग था, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन तो था ही नहीं, तो इन्होंने वाटर वेपर यूज की थी, मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन यूज की थी, बट इन्होंने वाटर ऑक्सीजन का यूज नहीं किया था। तो ये कह रहा है कि भैया मिलर ने अपने यानी स्टैनले एसएल मिलर ने अपने प्रयोग में ऑक्सीजन का यूज किया था, जो कि गलत बात है। तो पहला कथन तो गलत हो गया। कथन सेकंड कह रहा है कि भाई मिलर को अपने एक्सपेरिमेंट में कुछ अमीनो एसिड मिले थे, अपने उपकरण में कुछ अमीनो एसिड मिले थे, ये बात तो क्या है सही है। तो पहला स्टेटमेंट गलत और दूसरा वाला हमारा सही है, तो फोर्थ आंसर हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा। पहला कथन असत्य है और दूसरा क्या है बच्चों, सत्य। रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला आपका स्टेटिन होगा और थक्का घोलने वाला आपका स्ट्रेप्टोकाइनेज होगा, क्रमशः उत्पादित किए जाते हैं। स्टेटिन होती है मोनास्कस परप्यूरियस से और स्ट्रेप्टो जो कोकस होता है वो स्ट्रेप्टोकाइनेज से होता है। आंसर आएगा बेटा आपका मोनास्कस परप्यूरियस और स्ट्रेप्टोकोकस। चलो, स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकोकस से मिलता है और स्टेटिन जो मिलती है वो मोनास्कस परप्यूरियस, यीस्ट एक प्रकार की। 55 में आंसर 4 आ जाएगा बेटा आपका। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस यूज NADPH2, गलत हो जाएगा बेटा। NADPH2 तो बनता है यहाँ पर, यूज नहीं होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस यूज NADPH2, गलत हो जाएगा बेटा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के दौरान हम यूज करते हैं NAD+ का। चलिए, NADH2 इज रिड्यूस्ड विगरसली इज एरोबिक रिएक्शन, वायवीय श्वसन में NADH2 का अपचयन अत्यंत तीव्र गति से होता है। NADH2 का अपचयन नहीं होता बच्चों, NADH2 का होता है ऑक्सीडेशन। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट असर्शन और रीजन दोनों ही क्या बेटा गलत है। असर्शन एंड रीजन बोथ आर फॉल्स, आंसर आ जाएगा बेटा आपका 4। चलिए, कथन A typical microsporangium of angiosperm is generally surrounded by 4 wall layer, सही है। The outer 3 wall layers perform the function of protection amniotic line and the help in dehiscence of anther to release the pollen, ये भी बेटा सही हो जाएगा आपका। ठीक है, बाहर की 3 भित्तियां सुरक्षा का और स्फुटन का काम करती है और आवर्त बीजी में लघु बीजाणुधानी सामान्यतः 4 भित्तियों से घिरी होती है। दोनों ही सही है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं बेटा रीजन जो है वो असर्शन की एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। आंसर बनेगा आपका यहाँ पर बच्चों सेकंड। चलिए नेक्स्ट, Which of the following is false regarding to biocontrol methods? इनमें से कौन सा जैव नियंत्रण विधियों के संदर्भ में असत्य है? हिंदी में पढ़ दो बच्चों एक बार ये क्वेश्चन। चलिए, परंपरागत फार्मिक विधि में रासायनिक का उपयोग किया जाता है जिससे लाभप्रद तथा हानिप्रद दोनों जीव प्रभावित होते हैं, सही स्टेटमेंट। ऑर्गेनिक फार्मिंग में जैव विविधता संरक्षण तथा
पीड़क प्रबंधन कार्यक्रम का लक्ष्य रखा जाता है, सही है। ऑर्गेनिक फार्मर ये मानते हैं कि जिस इकोसिस्टम में ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी वहाँ पर प्रोडक्टिविटी भी कहीं ना कहीं ज़्यादा होगी बच्चों। जैव नियंत्रण में टारगेट कीट या जीव को अनियंत्रित स्तर पर रखा जाता है, ये गलत हो जाएगा बेटा। अनियंत्रित स्तर नहीं बच्चों, यहाँ पर नियंत्रित स्तर पर, कंट्रोल्ड या मैनेज लेवल पर रखा जाता है। ए और बी तो आपका सही है, लेकिन सी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, केवल सी असत्य है, थर्ड आंसर आ जाएगा। चलिए, स्टेटमेंट फर्स्ट, डिकम्पोजिशन इज अ प्रोसेस इन विच द डेट्राइटस इज डिग्रेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय माइक्रोब्स। अपघटन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपरद को सरल पदार्थों में निम्नीकृत किया जाता है, सही बात है। चलिए, इन माइटोकॉन्ड्रिया ईटीएस द इलेक्ट्रॉन कैरियर्स बिटवीन कॉम्प्लेक्स फर्स्ट एंड सेकंड इज साइटोक्रोम सी, गलत हो जाएगा बच्चों, स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। अच्छा, सेकंड वाला गलत क्यों हुआ? क्योंकि आपका साइटोक्रोम जो सी होता है, प्रोटीन कैरियर, मोबाइल प्रोटीन कैरियर, वो बेटा कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स 4 के बीच में होता है। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट सही है, सेकंड गलत हो जाएगा। फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट। फर्स्ट सही है लेकिन सेकंड गलत है, सेकंड आंसर होगा। चलिए भाई, देखते बेटा क्वेश्चन नंबर 60। चलिए, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। बच्चों ये जो आपका ई वाला जो ऑप्शन है, इसको हम आपका टेस्ट के दौरान चेंज करवा देंगे। यहाँ पर आप डिफरेंशिएटेड मीजोफिल पढ़ेंगे और हिंदी वाले बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे विभेदित पर्णमध्योतिक कोशिका। चलो मिलाते हैं एक बार बेटा। कॉलम सेकंड को देखते हैं। लेट इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट, पार्श्व मूलों का निर्माण किससे होता है? पेरिसाइकिल से बेटा। रूट के अंदर या मूल के अंदर कौन सा जाइलम मिलता है बेटा? एग्जैक्ट जाइलम। ग्रास के अंदर आपकी बुल्लीफॉर्म सेल्स मिलती है। डाइकोट लीफ के अंदर मिलता है बेटा आपका डिफरेंशिएटेड मीजोफिल, विभेदित पर्णमध्योतिक कोशिका, जो कि पेलिसेड और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा जिसे अपन बोलते हैं, और स्टेम के अंदर मिलती है बेटा एंडार कंडीशन। चलिए बच्चों को मिलाते हैं। ए में आ रहा है थर्ड, ए में थर्ड आ रहा है, बी में आ रहा है फर्स्ट, सी में आ जाएगा 5, ई में आ रहा है सेकंड, और ई में आ जाएगा बेटा आपका 4। आंसर बनेगा बच्चों आपका 4। इसको एक बार देख लीजिएगा आप, डिफरेंशिएटेड मेसोफिल्स। चलिए बच्चों नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कम्स अंडर द ग्रुप ऑफ क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट में आप सबको पता है डायटम्स और डेस्मिड आते हैं, थर्ड आंसर आ जाएगा। फिर से मिलान करना है कॉलम फर्स्ट का कॉलम सेकंड के साथ। चलिए बच्चों, रेड डाइनोफ्लैजिलेट गोनियालेक्स, यूनिसेलर फंजाई टू मेक ब्रेड एंड बियर। इसका यूज ब्रेड और बियर बनाने में होता है, ये लाइन काट देना बच्चों। जिसका यूज ब्रेड और बियर बनाने में होता है वो यीस्ट हो जाएगी आपकी। सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलियम, और ब्रेड मोल्ड या रोटी कवक बोलते हैं राइजोपस को। ए में आ रहा सेकंड, चलिए ए में सेकंड है, बी में आ रहा थर्ड, ए में सेकंड, बी में थर्ड, ओके। सी में देखिए बेटा 4, सी में 4 और डी में फर्स्ट आ रहा है, सी में 4 डी में फर्स्ट। चलिए आंसर बनेगा आपका थर्ड। चलो बच्चों, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए अपन एक बार सेकंड वाली लिस्ट पढ़ लेते हैं। सेंट्रोमियर सिचुएटेड क्लोज द क्रोमोसोम टू द एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म। बच्चों ये कहाँ देखने को मिलती है कंडीशन? एक्रोसेंट्रिक कंडीशन के अंदर ऐसा होता है बच्चों। चलिए देखो यार, सीधा समझो अब तो, अगर सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में होगा कंडीशन होगी मेटासेंट्रिक। सेंट्रोमियर सेंटर से थोड़ा ऊपर या नीचे होगा, थोड़ा हटके होगा, दैट इज सब मेटासेंट्रिक। सेंट्रोमियर आपके क्रोमोसोम के टिप के पास होगा, एक्रोसेंट्रिक। और अगर आपके बिल्कुल एकदम हेड पर या टिप पर अगर सेंट्रोमियर होगा, दैट इज टीलोसेंट्रिक कंडीशन होगी बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं एक बार। गुणसूत्र बिंदु बिल्कुल किनारे पर मिलता है, जिसमें एक भुजा अत्यंत छोटी और एक भुजा अत्यंत छोटी और एक भुजा अत्यंत बड़ी, ये कंडीशन होती है एक्रोसेंट्रिक के अंदर, यानी फर्स्ट में आ जाएगा अग्र बिंदु। गुणसूत्र के शीर्ष पर होता है, अभी भी बताया टीलोसेंट्रिक के अंदर ये कंडीशन मिलती है बच्चों। गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के बीच में होता है, जिससे दोनों भुजा बराबर हो जाती है, मेटासेंट्रिक। और गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के मध्य से थोड़ा हटकर होता है, तो एक भुजा छोटी एक भुजा लंबी, ऐसी कंडीशन आपकी सब मेटासेंट्रिक में मिलती है बच्चों। अब मिलान कर सकते हैं आप। ए में थर्ड आ रहा है, देखो ए में थर्ड एक ही ऑप्शन में है, 4 में आंसर आ जाएगा आपका 4। नेक्स्ट बच्चों, अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। देखिए क्या कह रहे हैं, मैच द कॉलम फॉलोइंग कॉलम्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। मैचिंग करनी है हम लोगों को। कह रहे हैं यहाँ पे बच्चों की ये जो कॉलम आपको दिखाई दे रहा है, इसमें स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या है? बेटा स्टेबलाइजेशन का मतलब होता है कि जब मीन कैरेक्टर वैल्यू आ जाए तो उसे बोलते हैं स्टेबलाइजेशन। तो ए का 3 कहीं दिया हुआ है क्या? 2 में दिया है, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। ए का 3 यहाँ पे, ए का 3 यहाँ पे भी है, ठीक है बच्चों।
फिर बोला डायरेक्शनल, डायरेक्शनल यानी कि मोर इंडिविजुअल एक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर, नहीं ये तो नहीं, मोर इंडिविजुअल एक्वायर वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू, यानी ये बात तो सही है। मीन के अलावा कोई भी आप साइड पीक शिफ्ट कर दीजिए, वो डायरेक्शनल ही माना जाता है, चाहे लोअर एक्सट्रीम पे चाहे अपर एक्सट्रीम पे, ठीक है, मीन वाली नहीं होनी चाहिए, तो डायरेक्शनल हो जाएगा फर्स्ट। तो बी का फर्स्ट हमारा यहाँ दिया हुआ, तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक और देख लेते हैं। डिसरप्शन का मतलब होता है कि भाई मोर इंडिविजुअल एक्वायर्स पेरिफेरल कैरेक्टर्स अदर देन मीन बोथ एंड्स में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो हमारे पास में सी का सेकंड आ जाएगा, ये सी का सेकंड यहाँ दिया हुआ है। एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं बच्चों। नेचुरल सिलेक्शन के 3 टाइप होते हैं बच्चों, स्थायी कारक होता है, विदारक होता है और हमारा दिशात्मक होता है। स्थायी कारक का मतलब होता है कि जब उसमें स्टेबलाइज यानी पीक वैल्यू जो होती है वो, या पीक जो होता है वो मीन वैल्यू की तरफ होता है, मीडियम वैल्यू वाले लोग ज्यादा होते हैं। दिशात्मक मतलब होता है कि किसी एक दिशा में जाएगा, लो एक्सट्रीम में जाएगा तो हाई एक्सट्रीम में जाएगा, ठीक है, मीडियम वैल्यू नहीं होती है। विदारक का मतलब होता है कि पीक या जो मीन होता है वो टूट जाता है, पीक दो तरफ से बनता है, से शिफ्ट हो जाता है, लोअर एक्सट्रीम पे भी और अपर एक्सट्रीम पे भी मीन वैल्यू जो होती है वो नहीं होती, ठीक है। तो इस तरह से इसको अगर आप मैच कराएंगे पढ़ने के बाद में तो आप मैच करा ले जाएंगे। स्थायी कारक का मतलब होता है कि अधिक वृष्टियां माध्य लाक्षणिक मान को प्राप्त करेंगी, और विदारक का मतलब होता है कि अधिक से अधिक वृष्टियां वितरण वक्र के दोनों सिरों पर परिधीय लक्षणों को प्राप्त करेंगी, और दिशात्मक का मतलब होता है कि अधिक वृष्टियां माध्य लाक्षणिक मान के अलावा अन्य मान प्राप्त करेंगी। इस तरह से आप मैच करेंगे तो आपके पास में सेकेंड आंसर इसका बच्चों आ जाएगा, ठीक है बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65। कह रहे कथन कि रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग्स से इंक्रीज द टॉलरेंस लेवल ऑफ रिसेप्टर्स इन अवर बॉडी, यानी ड्रग्स के बार बार उपयोग हमारे शरीर में ग्राहियों के सहनशीलता के स्तर को बढ़ाता है। हाँ, ये बात तो सही है कि अगर बार बार कोई व्यक्ति ड्रग्स का यूज करता है तो उसके सहनशीलता के स्तर बढ़ जाते हैं। पहले एक बोतल लगाई तो कोई थोड़ा बहुत फर्क पड़ा, फिर कुछ समय बाद एक बोतल लगाते लगाते ऐसा समय आ जाएगा कि 2 बोतल लगाई, है ना। एक ग्लूकोज की बोतल की बात नहीं हो रही भैया, नॉर्मल सलाइन की बोतल एनएस की बात नहीं हो रही, कुछ और प्रकार की बात हो रही है, ड्रग्स की बात हो रही है, या जो भी उसने ड्रग्स लिए, वो आईवी ड्रग्स इंजेक्टेबल्स भी हो सकते हैं, वो पाउडर फॉर्म में भी हो सकते हैं, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। तो ड्रग्स को बार बार अगर कोई यूज करेगा तो ग्राहियों की सहनशीलता के स्तर बढ़ जाएंगे, ये बात तो सही है बच्चों। फिर रीजन कह रहा है कि इफ एडिक्टेड पर्सन सडनली स्टॉप टेकिंग ड्रग्स देन ही और हर में फेस विड्रॉल सिम्टम। हाँ, ये बात भी सही है कि अगर यदि कोई व्यसनी व्यक्ति अचानक से ड्रग्स लेना छोड़ दे तो उसमें कुछ विनिवर्तन लक्षण पाए जाएंगे, सही बात है। बट ये विनिवर्तन संलक्षण की बात कर रहा है, ड्रग्स छोड़ने की बात कर रहा है, और ये बार बार उपयोग की बात कर रहा है। कुछ अपोजिट बात नहीं लग रही है आप लोगों को? ये ड्रग्स के बार बार यूज करने की बात कर रहा है और ये ड्रग्स को अचानक से छोड़ने की बात कर रहा है, कहीं से भी एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं बच्चों। तो आंसर हमारे पास में आ जाएगा कि असर्शन दोनों बातें, रीजन दोनों बातें सही है, बट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास में सही आ जाएगा, ठीक है, सही व्याख्या नहीं बेटा। अगला क्वेश्चन ड्रग्स का फिर से अच्छा क्वेश्चन आ गया। अगर रेगुलर ड्रग्स ऑफ एल्कोहल या एब्रप्टली डिसकंटिन्यू कर दिया जाए तो कुछ विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, बट वो कौन कौन से होते हैं? देखो भाई, कौन कौन से विनिवर्तन संलक्षण आते हैं अगर ड्रग्स या अल्कोहल का नियमन सेवन जो व्यक्ति व्यसनी व्यक्ति कर उसको अगर अचानक से रोक दिया जाए तो, है ना, बंद कर दिया जाए तो। क्या रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, बट कोमा, एलर्जी, एलर्जी वगैरह तो बेटा नहीं होती उसको, है कि नहीं, एलर्जी तो नहीं होती उसको किसी तरह की। नोजिया, एंग्जाइटी, हाँ जी मिचलाएगा, उसको बेचैनी होगी, शेकीनेस, बॉडी कपकपाएगी और पसीना वगैरह आएगा, है ना, बिल्कुल घबराया ऐसा रहेगा, ये बात तो बिल्कुल सही लग रही है। फिर बोले ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, अस्थमा, अस्थमा आ गया, अस्थमा भी एक तरह की एलर्जी होती है, एलर्जी वगैरह नहीं होती है, अस्थमा भी नहीं होता है। गैस्ट्रिक अल्सर हो जाएगा, गलत हो गया। डायरिया होगा, इंटेस्टाइन इन्फेक्शन हो जाएगा, एब्डोमिनल पेन होगा, डायरिया वगैरह नहीं होता है बेटा, ना इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन कहाँ से हो जाएगा जब उसने कोई ऐसी चीज खाई नहीं है ना, तो इन्फेक्शन वगैरह भी नहीं होता है, ठीक है। तो हमारे पास में सेकंड आंसर अच्छा है, अनिद्रा होगी, चिंता होगी, कंपन होगा, पसीना होगा, बेस्ट ऑप्शन इन गिवन में से यही है हमारे पास में, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास में, कह रहे हैं मैच द कॉलम, आपको कॉलम्स को मैच कराना है। देखिए स्तंभ फर्स्ट में क्या कह रहा है, इथिडियम ब्रोमाइड, बेटा इथिडियम ब्रोमाइड तो स्टेनिंग के लिए यूज होता है, तो ब्राइट ऑरेंज से मैच करा देंगे। फिर राइबोन्यूक्लियस तो आरएनए को हटाएगा ना, तो रिमूवल ऑफ आरएनए, राइबोन्यूक्लियस एज एनी एंजाइम, राइबो मतलब आरएनए, तो राइबोन्यूक्लियस क्या करेगा, डीएनए से आरएनए को हटाएगा। इथिडियम ब्रोमाइड चमकीले नारंगी रंग का रंग लाएगा। हालांकि वो एक अलग बात है कि यूवी रेस डालने पे, पराबैंगनी किरणें डालने पे ही दिखाई देंगे वो बैंड, बट ये स्टेनिंग करने का काम तो करता है भाई। चिल्ड इथेनॉल जो होता है वो प्रेसिपिटेशन का यूज करता है, तो हमारे यहाँ पे चिल्ड इथेनॉल आ जाएगा। चिल्ड इथेनॉल देखिए, चिल्ड इथेनॉल हमारा आ जाएगा प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए, और फिर एगारोस जेल जो होगा वो इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज हो जाएगा हमारे पास में। तो देखिए डी का फर्स्ट आ जाएगा, डी का फर्स्ट सिर्फ एक ही में दिया है बच्चे यहाँ पे, तो ये बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। डी का फर्स्ट केवल एक में ही दिया हुआ है, फिर भी हम सारे बेटा मैच करते हैं। चलो बताओ, ए का क्या आएगा, सेकंड, ए का सेकंड आ रहा है। फिर बी का क्या आ जाएगा हमारा, थर्ड, बी का थर्ड आ रहा है। सी का आ जाएगा फिफ्थ, फिफ्थ आ रहा है। डी का 1 आ जाएगा। ओके है बेटा, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्यूरिफाइड डीएनए अल्टीमेटली प्रेसिपिटेट आउट
after the addition of chilled ethanol and this DNA is separated out can be removed by, यानी कि जब आप DNA को आइसोलेट करते हैं तो उसके बाद उसमें चिल्ड एथेनॉल डालते हैं, यानी कि अंततोगत्वा द्रुत शीतित या चिल्ड एथेनॉल मिलाने पे जो शोधित DNA है वो अवक्षेपित हो जाएगा और उसको निकालने को बाहर क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं स्पूलिंग। क्या कहते हैं बेटा? उसे हम स्पूलिंग कहते हैं, ठीक है ना, ये स्पूलिंग कहलाता है बेटा। उसे जल विद्युत संचलन भी नहीं कह सकते क्योंकि उससे तो DNA के टुकड़े अलग अलग हो जाते हैं। अनुप्रभा संसाधन भी नहीं कहते, वो बायोटेक का पार्ट हो गया। पीसीआर भी नहीं कहते क्योंकि उसमें डीएनए का एम्प्लीफिकेशन करते हैं। तो हमारे पास में स्पूलिंग आ जाएगा बच्चों, ठीक है। इजी क्वेश्चन है बच्चों, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम देना नहीं है। जो डिफिकल्ट होंगे मैं आपको ऑलरेडी इसमें थोड़ा डिटेल जाके समझाऊंगा, बट असली डिटेल तो बेटा क्लास में समझ में आती है। अभी आपको सिर्फ हिंट चाहिए होते हैं तो छोटे छोटे क्वेश्चन को हम इजिली करते जाते हैं, ठीक है ना। चलिए 69 की बात करते हैं। द प्राइमर्स यूज ड्यूरिंग द एनिलिंग स्टेप ऑफ पीसीआर, यानी पीसीआर में जो तापानुशीलन चरण होता है इसमें जो यूज किए जाते हैं प्राइमर्स वो क्या हो सकते हैं बच्चों। अगर हम प्राइमर्स की बात करें तो ये नेचुरली अकरिंग ओलिगोन्यूक्लियोटाइड नहीं, प्राइमर नेचुरली तो नहीं पाए जाते हैं। केमिकली सिंथेसाइज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, हाँ ये बात तो सही लग रही है यार, रासायनिक रूप से बनाए गए अल्प न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ये बात तो सही लग रही है मुझे, ठीक है ना। केमिकली सिंथेसाइज्ड होते हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अगली बात, लार्ज आरएनए मॉलिक्यूल, नहीं आरएनए मॉलिक्यूल तो नहीं होते बेटा ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। स्मॉल टी आरएनए मॉलिक्यूल नहीं, आरएनए बेटा डीएनए के छोटे छोटे स्ट्रेच होते हैं, प्राइमर कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, तो टी आरएनए वगैरह तो नहीं होता। आगे चलते हैं बेटा, सेकंड आंसर आ जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 70, ट्रांसजेनिक एनिमल हैज बीन सक्सेसफुली यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग, यानी जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं इनका यूज हम किस लिए बच्चों कर चुके हैं ऐसा पूछा गया है। कह रहे कि ट्रांसजेनिक माइस को यूज कर चुके हैं फॉर सेफ्टी टेस्टिंग या टेस्टिंग सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन बिफोर यूज इन ह्यूमन। हाँ ये बात तो सही है बच्चों, एनसीईआरटी में मेंशन भी है कि पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी को चेक करने के लिए ट्रांसजेनिक माइस का यूज किया गया था। आप जानते हैं 95% जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स है वो माइस ही हैं, ठीक है ना। वैक्सीन सेफ्टी की टेस्टिंग के लिए इनका यूज बहुत अच्छे से किया जाता है। तो पारजीनी चूहों पर पोलियो के टीके के सफल प्रयोग मनुष्यों में पहले करते हैं, मनुष्यों से पहले करते हैं, ये बात तो सही है बच्चों। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। ट्रांसजेनिक मॉडल फॉर स्टडिंग न्यू ट्रीटमेंट फॉर ऑल कार्डियक डिसीज, सारी कार्डियक डिसीज के लिए इसका यूज करते हैं कि नहीं, कार्डियक डिसीज का तो मेंशन नहीं हो, या तो और लगा के वैसे ही गलत कर दिया। ट्रांसजेनिक काऊ रोजी थी जो कि हाई फैट मिल्क बनाती थी टू प्रोड्यूस या टू मेकिंग घी, नहीं बेटा ये तो गलत है, घी वगैरह के लिए रोजी का यूज नहीं किया था, है ना। घी के लिए तो भैंस का दूध ज्यादा अच्छा होता है। प्रोटीन वाला इसका मिल्क था, ह्यूमन प्रोटीन अल्फा लैक्टोल्बुमिन था, तो वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन होता, बट ये गलत हो गया। तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। फिर एनिमल्स लाइक बुल्स वगैरह जो होते हैं ये बनाए गए हैं फॉर्म वर्क एज दे हैव सुपर पावर, नहीं ऐसे बुल्स वगैरह भी नहीं बनाए गए हैं ट्रांसजेनिक में। तो ट्रांसजेनिक का जो मेन यूज है वो वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग के लिए होता है जो कि चूहों पे किया गया था। फर्स्ट आंसर सुटेबल है, आपको पढ़ के आ गया होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, कह रहे द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज आर प्रेशर ग्रेडियंट, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, सारे के सारे फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो दाब प्रवणता हो, गैसों की घुलनशीलता हो, झिल्ली की मोटाई हो, सारे। फोर्थ आंसर हमारा यहाँ पे फाइनली करेक्ट माना जाएगा। विसरण की दर, गैसीय विसरण की दर को प्रभावित करने के लिए ये फैक्टर्स हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, कह रहे कि बच्चों इन फीमेल्स मियोसिस सेकंड इज नॉट कंप्लीटेड अंटिल, मानव मादा में जो अर्धसूत्री विभाजन है वो कब तक पूर्ण नहीं होता बच्चों, जब तक निषेचन ना हो जाए। निषेचन जब तक नहीं होगा तब तक मियोसिस सेकंड पूरा नहीं होगा। किशोरावस्था तो बहुत बात की बात है, अंतारोपण तो तब होगा जब निषेचन हो जाएगा, जन्म तो बहुत बात की बात है। इसलिए हमारे पास में सेकंड आंसर सबसे बेस्ट है। जब तक निषेचन नहीं होगा, स्पर्म एंट्री नहीं करेगा ओवम में या सेकेंडरी साइड में, तब तक तो मियोसिस सेकंड पूरा नहीं होगा बच्चों, ठीक है बच्चों। ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन द, चलिए इसको करते हैं एक बार। ग्लाइकोलाइसिस अकर्स कहाँ होता है ग्लाइकोलाइसिस बेटा, साइटोप्लाज्म में। एंड प्रोड्यूस, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, पायरुविक एसिड, विच इन द प्रेजेंस ऑफ O2, जब O2 मिल जाती है पायरुविक एसिड को तो वो कहाँ एंटर करता है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करता है। तो साइटोप्लाज्म, पायरुविक एसिड और माइटोकॉन्ड्रिया, देखो आपके ऑप्शन फर्स्ट में दिए हुए हैं, सही हो जाएगा बच्चों। कई बार पूछा जा चुका बेटा, सारे कॉर्नर एक दूसरे को डायरेक्शनल ओवरलैपिंग हो रही है, डायरेक्शनल, देखो बच्चों यहाँ पर बिल्कुल रेगुलेट ओवरलैपिंग हो रही है, तो इसे अपन बोल देंगे ट्विस्टेड। यहाँ पर इरेगुलर ओवरलैपिंग, एक पूरा बाहर है एक पूरा अंदर है, दैट इज इम्ब्रिकेट। कॉर्नर टच कर रहे हैं, वेलवेट, और ये कंडीशन आप सबने देखी बेटा, वैक्सिलरी एस्टिवेशन। ला के देखना बच्चों, आंसर आएगा आपका 4। चलो भाई
Diagram given below shown that stage in embryogenesis in a typical dicot plant identify the structure A to D respectively. A से लेकर D तक की संरचनाओं को पहचानना है बच्चों। बच्चों देखिए यहाँ पर A जो हो जाएगा वो आपका सस्पेंसर हो जाएगा, B होगा रेडिकल, A सस्पेंसर हो गया, B रेडिकल हो जाएगा। ध्यान से देखो बेटा, C हो जाएगा आपका प्लीम्यूल और D हो जाएंगे आपके कोटिलीडन। सस्पेंसर, रेडिकल, C प्लीम्यूल, C हो जाएगा प्लीम्यूल और आपका D हो जाएगा कोटिलीडन। A सस्पेंसर हो गया, B रेडिकल हो जाएगा बच्चों, C प्लीम्यूल हो जाएगा और D कहाँ किस ऑप्शन में दिया हुआ ऐसा? फर्स्ट ऑप्शन। देखो बच्चों आपका आंसर बनेगा यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट, उस सूक्ष्म जीव की पहचान करें जो प्रतिरक्षा दमनकारी अणु साइक्लोस्पोरिन ए के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। वो एक फंजाई है बच्चों, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। फिर से मिलान करना है फर्स्ट का सेकंड के साथ में। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए एक बार सेकंड वाले कॉलम को पढ़ लेते हैं बच्चों। अनलिमिटेड रिसोर्स अवेलेबिलिटी कंडीशन, असीमित संसाधन उपलब्धता की स्थिति में जब रिसोर्स अनलिमिटेड होते हैं तो आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। रिसोर्स जब लिमिटेड होते हैं तो लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है। अब क्या बोल रहा है? द परसेंट इंडिविजुअल ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एज इज लार्ज। बच्चों प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले अगर कोई किसी पॉपुलेशन में अगर प्री रिप्रोडक्टिव एज वाली पॉपुलेशन ज़्यादा है रिप्रोडक्टिव एज से, तो आने वाले भविष्य में उस पॉपुलेशन का एक्सपांड होगा या वो पॉपुलेशन बढ़ेगी। थर्ड में आ जाएगा सी। द परसेंट इंडिविजुअल ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप्स आर सेम। जब प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव दोनों के एज ग्रुप वाले की पॉपुलेशन सेम रहेगी तो ऐसी कंडीशन में भविष्य के अंदर क्या होगा बच्चों? वो पॉपुलेशन स्टेबल होगी। ए में सेकंड आ रहा है और बी में आएगा फर्स्ट। ए में सेकंड, बी में फर्स्ट, सी में थर्ड और डी में फोर्थ। ऐसा एक ही ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन फर्स्ट आंसर। चलो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हेल्प द वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो डाउन इनटू द सोइल ओरिजिन एंड गेट प्रेसिपिटेड एज अनअवेलेबल साल्ट। कौन सी प्रक्रिया में जल में घुलनशील अकार्बनिक पोषक तत्व मृदा क्षितिज में नीचे की ओर जाते हैं और अनुपलब्ध लवण के रूप में अवक्षेपित? हजारों बार पढ़ चुके बच्चों ऐसी इस प्रोसेस को निक्सालन बोलते हैं। और डिकम्पोजिशन के अंदर निक्सालन हो ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों। चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 सॉरी। ड्यूरिंग जी नोट फेज ऑफ सेल साइकिल द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। गलत हो जाएगा बेटा, जी नोट में सेल उपापचय रूप से सक्रिय होती है। स्टेटमेंट सेकंड, द सेंट्रोसोम्स अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज। सही बात है बच्चों, आपकी एस फेज के अंदर सेंट्रियोल का या सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन होता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। स्टेटमेंट पहला इनकरेक्ट है लेकिन दूसरा करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 4। प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट ऑफ फेज ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड। पौधे विभिन्न प्रकार की संरचनाएं बनाने के लिए जीवन के चरणों में वातावरण की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप विभिन्न मार्गों का अनुसरण करते हैं। इस क्षमता को कहा जाता है बच्चों सुगठ्यता या प्लास्टिसिटी। और प्लास्टिसिटी का एक एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिया है, हेट्रोफिली यानी कि विषम पर्णता बच्चों। इसका आंसर आ जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं बच्चों। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, निम्नलिखित कॉलम्स का मिलान कीजिए। चलो देखते हैं एक बार। लेडी बर्ड्स एफिड्स को कंट्रोल करती है, माइकोराइजा ग्लोमस जीनस के होते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल आपका ट्राइकोडर्मा और बायोगैस आपका मिथेनोबैक्टीरियम। ए में आ जाएगा थर्ड और बी में आएगा 4। ए में थर्ड, बी में 4, सी में आ जाएगा सेकंड और डी में आ जाएगा बेटा फर्स्ट। आंसर सेकंड होगा इसका। आइए बच्चों हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फाइंड आउट द नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन मेथड। बच्चों आपको नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में बताना है। कह रहे हैं कि यूजिंग पिल्स, सहेली जैसी पिल्स की बात कर सकते हैं। तो क्या नेचुरल या प्राकृतिक रूप से कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड है ये? सहेली तो गोली होगी, रसायन वाली होगी, तो ये तो गलत हो गया। स्तनपान अनार तो हाँ, लैक्टेशनल एमिनोरिया नेचुरल है, बट सहेली वाला ऑप्शन नेचुरल नहीं। कॉन्डोम्स, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी भी नेचुरल नहीं है कॉन्ट्रासेप्शन। हाँ, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस या आवधिक संयम भी नेचुरल है।
तो हमारे पास में 2 आ गए, स्तनपान, अनार्तव और आवधिक संयम, सेकंड और 6 ये रहा हमारे पास में, सेकंड और 6। फोर्थ आंसर हमारा इजी वे में आ चुका है। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन, मेंडल वर्क लेटर फॉर्मुलेटेड इनटू द लॉस, यानी मेंडल के काम को बाद में कुछ नियमों में सूत्रबद्ध किया गया। कौन कौन से नियम थे वो? क्या संलग्नता के बारे में मेंडल ने बताया था? नहीं। सेग्रीगेशन के बारे में बताया था? हाँ। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मेंडल ने बताया था? नहीं। इंडिपेंडेंट शॉर्टमेंट बताया था? हाँ। ये नियम निकाले गए थे इंडिपेंडेंट शॉर्टमेंट के और पृथक्करण के। तो सेकंड और फोर्थ हमारे पास में ये रहा आंसर, सेकंड आंसर बच्चों हमारे पास में आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टाइम बच्चों देना नहीं इसमें, सीखिए और आगे बढ़ते जाइए। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि बच्चों, इफ अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विद टिटनेस, अगर टिटनेस से कोई व्यक्ति पीड़ित है ना, तो उसमें इम्यूनाइजेशन जो है उसका तरीका क्या होता है? बेटा टिटनेस में आपको पढ़ाया गया कि परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज दी जाती हैं। टिटनेस अगर हो गया है तो ऐसा नहीं कि उसको कोई वैक्सीन लगाएंगे कि भाई उसके अंदर एंटीबॉडी बनी, तब तक बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए पहले से ही बनी बनाई एक्टिवेटेड एंटीबॉडी देनी पड़ेगी। तो वीक जर्म्स दे नहीं सकते, है ना, पैथोजेनिक एजेंट दे नहीं सकते। तो यहाँ पे परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज हमारे पास में सबसे बढ़िया आंसर आ जाएगा। तो जो कि एक प्रकार की बच्चों ये पैसिव इम्यूनिटी हो जाएगी। ठीक है ना, पैसिव इम्यूनिटी हो जाएगी, वो भी नेचुरल की आर्टिफिशियल, ये आर्टिफिशियल पैसिव हो जाएगी। ठीक है ना, जैसे कि आप जानते हैं स्नेक वेनम देते हैं, जब सांप काटता है तो उस समय आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी देते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि आपको इसमें से बताना है कि कौन सा ऐसे स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व है प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में या रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी में, जो आपके स्टेप्स होते हैं उसको आपको सही व्यवस्था में अरेंज करना है। तो पुनर्योगित जैव प्रौद्योगिकी में कौन से पद सम्मिलित हैं, सही क्रम में व्यवस्थित आपको करना है। बेटा सबसे पहले तो आप जानते हैं कि हमें आइसोलेशन करना पड़ेगा डीएनए का, उसके बाद में आइसोलेशन के बाद में हम क्या करेंगे, उसकी कटिंग करेंगे, है ना। आइसोलेशन करते हैं फिर कटिंग करते हैं। अब यहाँ पे कटिंग नहीं है तो क्या करोगे, एम्प्लीफिकेशन कर दोगे। तो पहले थर्ड करोगे, फिर सेकेंड करोगे, उसके बाद में उसको लाइगेट कर दोगे तो फिर फोर्थ आ जाएगा। लाइगेट करने के बाद उसको इंसर्ट कर दोगे तो फिर फिफ्थ आ जाएगा। फिर उसको एक्सट्रैक्शन करोगे डिजायर्ड प्रोडक्ट का तो फिर 1 आ जाएगा। तो थर्ड सेकंड फोर्थ कहाँ है भाई, थर्ड सेकंड ये रहा, थर्ड सेकंड फोर्थ फिफ्थ एंड 1, ये हमारे पास में सुटेबल आंसर आएगा। हिंदी में भी समझ लेते हैं। सबसे पहले आप वांछित डीएनए को निकालोगे, उसका विलगन करोगे, फिर उसका प्रवर्धन करोगे कि वो जीन जो निकाला है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसको मल्टीपल कॉपी पीसीआर से बढ़ा लें। उसके बाद उसको वाहक से जोड़ोगे, फिर परपोषी में उसका निवेश कराओगे और फिर उससे जो वांछित जीन उत्पाद होगा उसको प्राप्त करोगे। तो थर्ड सेकेंड फोर्थ एंड 5 एंड देन फर्स्ट, थर्ड सेकेंड फोर्थ 5 एंड फर्स्ट, डन है। तो हमारे पास में इसका सेकेंड आंसर बच्चों आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या कह रहे हैं हमसे, Which of the following event do not occur during the joint diastole? बच्चा joint diastole में कौन सा ऐसा इवेंट है, संयुक्त अनुशीतलन में वो नहीं होता है। तो ये बताना कि कौन सा नहीं होता है। All 4 चैम्बर आर इन रिलैक्स स्टेट, चारों के चारों शिथिल में होते हैं बच्चों, ये तो होता है। हमें वो बताना जो नहीं होते हैं। फिर बोले ट्राइकस्पिड बाइकस्पिडल ओपन होते हैं, बेटा ये भी सही बात है, ओपन होते हैं, बट हमको तो क्या बताना है जो नहीं होता है। फिर वो सेमिलुनर वाल्व क्लोज होते हैं, ये बात भी सही है भैया। अर्धचंद्राकार का पार्ट जो होते हैं वो बंद होते हैं, ठीक है ना, ये भी सही बात होती है ये। फिर बोलो ब्लड जो होता है वो पल्मोनरी वेन्स और वेना के वजह से फ्लो करता है लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में, जो कि आता है लेफ्ट और राइट एट्रिया से, ये बात भी सही है। आप याद करिए कि पल्मोनरी वेन जो होती है वो लेफ्ट साइड में, वेना केवा राइट साइड में ओपन होती है। फिर दोनों एट्रियम से ब्लड कहाँ जाता है, वेंट्रिकल में जाता है। तो वो यही कह रहा है कि भैया रुधिर फुफ्फुसी शिरा और महाशिरा से होते हुए बाएं और दाएं आलिन से होता हुआ बाएं और दाएं नीले में पहुंचता है, ये बात भी सही है। तो सारे स्टेप ऐसे, सारे इवेंट ऐसे जो ज्वाइंट डायस्टोल में होते हैं। ये पूछा कौन सा ऐसा जो नहीं होता, तो उसमें ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं है जो ना होता हो, तो ये सारे ही होते हैं। तो यहाँ पे नन ऑफ दिस आंसर आ जाएगा हमारे पास में, नन ऑफ दिस आ जाएगा। क्वेश्चन को समझिए बेटा, लैंग्वेज में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। पूछ रहा है कि भैया कौन सा ऐसा स्टेप है जो ज्वाइंट डायस्टोल में नहीं होता है। ये चारों के चारों स्टेप्स होते हैं ज्वाइंट डायस्टोल में, ऐसा कोई भी स्टेप है जो ना इसमें नहीं है ऐसा जो ना होता हो। तो इसमें कोई भी सुटेबल ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से कोई भी ऐसा स्टेप नहीं जो ना होता हो, सब होते हैं बेटा, है ना। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। अगला बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है यहाँ पे, क्यूकुमेरिया की बात करें। क्यूकुमेरिया यानी सी क्यूकम्बर होता है, एंटीडोन को सी लिली कहते हैं, एकाइनस को सी अर्चिन कहते हैं, एस्टेरियस को स्टारफिश कहते हैं। बेटा मिला लीजिए, क्यूकुमेरिया को समुद्री करकटी कहते हैं, एंटीडोन को सी लिली कहते हैं, तो ये हमारा ये समुद्री लिली आ जाएगा। एकाइनस को सी अर्चिन कहते हैं, एस्टेरियस को तारामीन कहते हैं। तो डी का फोर्स यहाँ पे 2 में है, तो ये 2 ऑप्शन तो कट हो जाएंगे। फिर ए का फर्स्ट यहाँ पे दोनों में है, ये हो सकते हैं। फिर बी का थर्ड इसमें है, तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा, बाकी कैंसिल हो जाएंगे। फर्स्ट हमारे पास में सुटेबल आंसर है, तो ए का फर्स्ट ठीक है, बी का थर्ड सही है, सी का सेकंड और डी का फोर्थ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही प्यारा और अच्छा क्वेश्चन हमारे पास में आ चुका है। कहने की बैलेंस ऑर्गन ऑफ एक्वेटिक आर्थ्रोपोड आर, जलीय आर्थ्रोपोडा के
संतुलन अंग कौन होता है बेटा? स्टेटोसिस्ट होता है, ठीक है ना। संतुलन पुटी आप जानते हैं हमारे पास में स्टेटोसिस्ट होता है। इस तरह से हमने इस चीज को देख लिया, स्टेटोसिस्ट आर्थ्रोपोडा की संतुलन पुटी है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको इनमें से फॉल्स स्टेटमेंट बताने हैं, आइए देखते हैं। फ्रॉग बिलोंग टू क्लास एम्फीबिया, सही बात है बेटा, ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। बेटा फाइलम आर्थ्रोपोडा में तो नहीं आता, क्या बेटा आर्थ्रोपोडा में आता है क्या? नहीं, ये तो गलत हो गया बेटा। फिर कह रहे हैं कि फ्रॉग्स जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, नहीं असमतापी होते हैं, ये बात तो सही है। बट ये कह रहे हैं अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट बना रख सकते हैं। अरे भैया असमतापी है तो कांस्टेंट कैसे बना रखेगा? ये भी गलत होगी बात। यानी मेढक असमतापी होते अपने शरीर के तापमान को स्थिर रखते हैं क्या? नहीं, ये भी गलत है बेटा, ये दोनों गलत हो गए। फ्रॉग चेंज देयर कलर टू बेंड इन द सराउंडिंग विच इज नोन एज एस्टिवेशन, अपनी बॉडी के कलर को चेंज करने को एस्टिवेशन कहते हैं क्या? अरे गलत हो गया भैया, कैमोफ्लेज की बात कर रहे तो मेढक अपने परिवेश के अनुसार मिश्रित होने के लिए अपने आसपास अपना रंग बदलते हैं, जिसे ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं। नहीं बच्चे, ग्रीष्म निष्क्रियता तो आप जानते हैं एस्टिवेशन होता है, जो कि समर स्लीप कहलाती है, गर्मियों में जब ये जमीन के नीचे चले जाते हैं। ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट इन समर फ्रॉग्स टेक शेल्टर इन डीप बरोज एंड बिहेवियर नोन एज हाइबरनेशन, उल्टा कर दिया, एस्टिवेशन को हाइबरनेशन बोल रहे हैं। गर्मियों में एस्टिवेशन होता है, ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं, सर्दियों में हाइबरनेशन होता है या शीत निष्क्रियता कहते हैं। तो ये भी गलत हो गया कि गर्मियों में शीत निष्क्रियता दिखाते हैं, ये जमीन में चले जाते हैं, नहीं गलत हो गया। फिर बोले राना टिग्रीना इज द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्रॉग इन इंडिया, ये बात सही है बेटा। राना टिग्रीना भारत में पाई जाने वाली सामान्य जाति है मेढक की, है ना, ठीक है ना, ये सही है। पूछते गलत कितने? तो 1 2 3 4, ऊपर के 4 स्टेटमेंट गलत है, तो हमारे पास में सेकंड आंसर यहाँ पे आ चुका है। ठीक है बच्चों, ये रहा सेकंड आंसर। अगला क्वेश्चन बच्चों कह रहे हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ, उसमें एक पेयर टेस्टिस होते हैं जो कि कौन से सेगमेंट में होते हैं? तो बेटा आप जानते हैं 4 से 6 सेगमेंट में ये पाए जाते हैं। नर कॉकरोच में जनन तंत्र जो होता है वो एक जोड़ी वृषण से बना होता है, जो कि चौथे से छठवें उदरी खंड में पाए जाते हैं। बच्चों बहुत ही प्यारा इजी क्वेश्चन था, इसको याद रखिएगा। चौथे से छठवें खंड में ये नर के टेस्टिस पाए जाते हैं। बच्चों इस तरह से हमने पूरे जूलॉजी के इस मॉक टेस्ट 19 के सॉल्यूशन को डिस्कस किया। जो इजी क्वेश्चन से हमने उसको फटाफट से कर लिया, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन से जहाँ लगा कि भाई थोड़ा बहुत समझाना चाहिए, वह मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया। उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आपको आती है तो आप कभी भी हमारी संस्था में आ सकते हैं, एनी टाइम आप डाउट पूछ सकते हैं। बहुत सारे फैकल्टीज अवेलेबल हैं, वो आपका वेट करें कि आप आइए और डाउट पूछिए। हमारी टीम आपके लिए तैयार है। ऑल द बेस्ट फॉर नीट। थैंक यू।